यार ये इंट्रो में कोई स्टोरी ऐड हुई है? बस अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। नया हफ्ता शुरू हो चुका है। एक वीकेंड गुजारने के बाद दो ताक़रातें और आखिरी अशरे के साथ, क्योंकि अब ये जो है रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। ख़वातीन हज़रात, और आप हमारे साथ पूरे रमज़ान रहे अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खैर आफियत के साथ गुजरा। काफ़ी जगहों पर बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते थे जो नहीं आए, लेकिन ये बात सच है शाहजेब, अगेन रमज़ान के आखिरी अशरे में हम आ गए हैं और चंद रोज़ का ये मेहमान जो है बारान रहमत बरसाएगा। बिल्कुल, चंद दिन ही रह गए हैं, यही कहा जा सकता है इस रमज़ान मुबारक में। खैर, हम अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज में सबसे पहले सुबनामा में बहुत सारी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो सब्सिडी है वो खत्म करने पर इत्तफाक हो गया है। IMF और पाकिस्तानी वफ़द के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसका बाकायदा तौर पर एलामिया जारी भी कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना ने यह कहा है कि जो गरीब हैं उन गरीबों के सिवा तमाम लोगों के ऊपर जो सब्सिडी है वो खत्म कर दी जाए, यानी कि गरीबों को सब्सिडी मिलेगी सर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो गरीब वाला का कैटेगरी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो गरीब वाली कैटेगरी। और हमारे मुल्क में गरीबों में आता कौन कौन है, ये बड़ा जरूरी है। हमारे कुछ सियासतदान भी कहते हैं कि वो गरीब ही है। हम भी गरीब हैं ऑब्वियसली, लेकिन IMF से कर्ज की रकम में $2 अरब का इजाफा भी हो गया। क्योंकि बहुत सारी खबरें सुबनामा में पंजाब असम्बली के वाले से भी, IMF की, ECL में भी ऑब्वियसली बहुत सारे नाम होंगे। बिजली की लोड शेडिंग पे भी बात होगी। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कलअदम करार देने की सिफारिश कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा भी कि वज़ीर आला के इंतखाब से मुताल्लिक गवर्नर को तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट जो है वो सदर को मौसूल हो गई है, वो भी जो है उनको सेंड कर दी गई है। उमर सरफराज टीमा ने कहा कि नौमुंतखब वज़ीर आला का इंतखाब मुतनाज़ा और वोटिंग का रिकॉर्ड जो है वो टेम्पर्ड है। डिप्टी स्पीकर का इक़दाम भी अदालत की हिदायत और उनके हल्फ की खिलाफ वर्जी है, तो ये उनकी जानब से कहा गया है। उमर सरफराज टीमा साहब की जानब से साथ में हुकूमत में आने वालों के नाम ECL से निकल गए। जैसे ही हुकूमत में जो लोग आए उनके जितने साथी हैं उन सब के नाम ECL से निकल चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत बिल्कुल शहबाज शरीफ समेत जो 100 से ज़ायद अफराद हैं जिनका ताल्लुक मेरे ख्याल में एक ही जमात से है, या पीपल्स पार्टी के भी हैं। राना सोनाला साहब, शाहिद खान अब्बासी, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ शामिल हैं। आसिफ ज़रदारी, फरियाद तालपुर जो पीपल्स पार्टी के लीडर्स में शुमार, फरियाद तालपुर और दीगर अहम शख्सियात के नाम भी जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। साथ में राना सोनाला ने जो है वो उम्रे की ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं जैसे ही जो है मेरा नाम निकलेगा ECL से, मैं उम्रे पर जाने की जो है वो मेरी दुआ है और उनकी आरजू है कि वो उम्रे पर जाएं। ये तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसे में अदालतों और हसास इदारों की सिफारिश पर जो नाम शामिल किए गए थे ECL में, उनको नहीं निकाला गया है। उनको नहीं निकाला गया, लेकिन साथ साथ मरीम नवाज के साथ जो है वो ये भी खबर आ रही है कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान भी जो है वो सऊदी अरब जाएंगे, क्योंकि उन्होंने शायद उम्रे की उनको भी ख्वाहिश है, तो उनका भी प्लान है कि हम लोग पे जाने का ऑब्वियसली। लेकिन साथ आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म और कौन जा रहा है, और कौन जा रहा है, हम नहीं जा रहे, हमें भी ले जाए साथ में, हम तो उम्रे के लिए हमेशा तैयार हैं, बस बुलावे की बात है। लेकिन अगर एक ऐसी चीज की बात करें तो वज़ीर आज़म साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने अपने काफी ज्यादा उस पर अपने फिक्र का इजहार किया है, वो है बिजली की लोड शेडिंग। आपके घर वैसे हो रही है लोड शेडिंग? बिल्कुल हो रही है शाहजेब, आई टोल्ड यू, लाइक रमजान के पहले हफ्ते से और इफ्तारी से पहले हो रही है, हमारे घर में इफ्तारी से पहले हो रही है। एग्जैक्टली, तो मोमबत्ती में कैंडल लाइट जो है वो अफ्तारी हो रही है और कैंडल लाइट सहरी हो रही है काफी जगहों पे। और अच्छा, बार बार जा रही है, जाती है फिर आती है फिर जाती है। अच्छा, जाती थोड़ा ज्यादा है, एकदम से अगर एक पैच में जाए, आती ज्यादा आती कम, आती कम है भाई। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी चीजों की तरह बिजली भी वही किरदार अदा कर रही है। लेकिन अगर नुमाया जो है वो इसमें आया है तो ये देखने में आया कि कराची में बहुत ज्यादा देखी गई। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की हिदायत भी की है और प्रोग्राम में ऑब्वियसली इस पर आगे चल के हम डिस्कशन भी करेंगे। कराची से एक और लड़की जो है वो हम मुसलसल शाहजेब खबरों में सुन रहे हैं, लेकिन कराची की सऊदाबाद की एक 14 साल बच्ची जो है उसकी भी जो है वो बिल्कुल एक हफ्ते से खास तौर पर सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, हम बाकायदा तौर पर ये अपील भी कर रहे हैं जो हुकूमती इदारे हैं उनसे भी। दुआ ज़हरा के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही थी, वो लापता थी। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एक और बच्ची 14 साल जिसका नाम निमरा काजमी है, वो भी 4 रोज से लापता है। अभी दुआ ज़हरा रिकवर नहीं हो सकी है, उसके लिए जो पुलिस है वो अभी तक अपनी कोशिशें कर रही है। पुलिस की जानिब से जो बयान दिए जा रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, तलाश कर रही है पुलिस।
लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं अभी इसी अगले हफ्ते ही उसके एक और बच्ची 14 साल निमरा काजमी जो है वो भी लापता हो गई है सऊदाबाद से, उसके लिए भी अब तलाश की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला सबके घरों की, बच्चों की और सबकी हिफाजत फरमाए। ये बड़े पाक दिन हैं, बड़े करम वाले दिन हैं, इनमें दुआएं करें और आप लोगों की सबकी पाकिस्तान दुनिया में जहाँ भी देखा जा रहा है दुआ करें कि सब हिफाजत से रहें, अपने हिफ्ज़ो अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो-मान में रखें। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान रेलवे का जो ईद के हवाले से एक पैकेज की अनाउंसमेंट हुई है कि ईद के जो खास दिन हैं उसमें तकरीबन जो है वो 30% जो है वो टिकट्स के फेयर्स में डिस्काउंट आएगा और वो डिस्काउंट जो है वो रियायत जो दी गई है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है इन 3 रोज तक। टिकट 30% है वो रियायत के साथ जो है दिया जाए। उसके अलावा जो ट्रेन के स्केड्यूल्स हैं वो एज पर स्केड्यूल ही रहेंगे, उसमें कोई नए चीजें नहीं आई हैं उनके स्केड्यूल। तमाम ट्रेन पर 30% तीनों दिन अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने चांद रात को निकलना है या ईद पर नहीं करे तो प्लान कर लें 30% उस पर रियायत मिल जाएगी। वेरी नाइस। बाकी जो है वो तमाम जो है वो ट्रेन के स्केड्यूल जो जितने भी उनका आना जाना और सफर है वो एज पर स्केड्यूल रहेगा और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। और सबसे पहले से कि हमने सुबरामा में शाहजेब माया ने आपसे आपकी खिदमत में एक चीज जो है वो पेश की जिसमें बिजली की लोड शेडिंग थी, तो गैस क्यों पीछे रहे? गैस भी कहती है कहीं मैं भी आऊंगी और मैं भी इस मुकाबले में अव्वल जो है वो नंबर लेकर जाऊंगी। तो जो गैस की लोड शेडिंग है शाहजेब उसमें भी बहुत बिल्कुल जब बिजली तंग कर रही है शहरियों को, खासतौर पर कराची वालों को, तो साथ साथ जो गैस की शॉर्टेज है वो भी बढ़ती जा रही है और गैस की जो इस वक्त वो लोड शेडिंग है वो भी हो रही है। और जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे ना कि बिजली का भी प्रॉब्लम है कि इफ्तारी से थोड़ी देर पहले चली जाती है और सहरी के भी थोड़ी देर पहले चली जाती है। ऐसी गैस का भी यही हो रहा है कि जब लोड बढ़ता है तो गैस भी दोपहर से लेकर शाम तक, जब तक इफ्तार का वक्त नहीं हो जाता, जब तक गैस नहीं आ रही घर में या आ रही है तो बहुत कम प्रेशर के साथ, बहुत कम प्रेशर। अभी जुमे को कजन्स के यहाँ इफ्तार थी तो हम वहाँ गए तो मैं किचन में गई पानी लेने के लिए, तो वो चूल्हे के साथ ना एक छोटा सा चूल्हा था बिजली वाला, बड़ा क्यूट सा था। मैंने कहा अल्लाह कितना क्यूट है। फिर मैंने पीछे देखा तार है, मैंने कहा ये बिजली का आपको क्या जरूरत थी इतना लगाने की, खर्चा करने की, बिजली इतनी महंगी चल रही है। गैस आएगी तो बिजली आ रही है बिजली वहां पे जिस तरह आ रही थी वो उसे मेरे ख्याल में खुद शौक में चली गई। एक तो चूल्हा इतना क्यूट था, कोई इतना क्यूट था, लेकिन वो जब मैं देखा मैंने कहा ये क्यों कर रही हैं आप? कह रही हैं जब गैस आ ही नहीं रही तो हमें तो बनाने थे और उसके ऊपर छोटी सी उसी साइज की कढ़ाई भी रखी थी। आई एम श्योर पकौड़े तले गए होंगे। लेकिन साथ साथ अगर रमजान में रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं होती है इफ्तारी की, जब तक ये तमाम चीजें बने ना। अच्छा ये भी शाहरुख भाई भी सही कह रहे हैं कि रमजान से पहले भी गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई थी। ये भी एक चैलेंज आपकी आ रही है गैस बिजली या गैस? वही बात है, इफ्तारी के टाइम पे बहुत हल्की और कम प्रेशर के साथ आ रही है, खासतौर पर सहरी में भी, लेकिन दिन में दोपहर 12 बजे के राउंड और फिर रात को 11-12 बजे। उसके बाद भी हमारे जो छोटी बहनें हैं वो उंगली जला लेती हैं, मतलब क्या करें, गैस अगर छोटी आ रही फिर भी उंगली जला लेती हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो पकौड़ों के मजे हैं शाहजेब ये रमजान में ही आते हैं, वरना पूरा सारा साल जो है आप सोचते रहते हैं पकोड़े बनाओ, बारिश आएगी यहाँ पकोड़े बनाएंगे, जो है बरसात बादल आ गए चलो पकोड़े बनाओ, लेकिन हार्डली देखा जाता है। रमजान की ही सारी सौगातें हैं कि आप खजला खा रहे हैं, फिनी खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, तरह तरह के अल्लाह के जो है वो नेमतें और रहमतें दस्तरखान पे जो है वो बरस रही होती हैं। आप देखते हैं अल्लाह इतनी बरकत हो गई, तो उसी बरकत में गैस पे भी बरकत हो गई, गैस के जाने में बरकत हो गई। तो वही बस अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक खैर आफियत के साथ रमजान भी, क्योंकि रमजान के बाद अब बकरीद की तरफ जो है वो बड़ी ईद की तरफ ये टाइम चल, जैसे खत्म होकर रमजान बकरीद की तैयारी शुरू हो जाएगी मंडी में। लेकिन इसकी वजूहात क्या है ये भी हम जान लेते हैं और ये वजूहात हम जानेंगे तर्जुमान सुइसत गैस कंपनी सलमान अहमद सिद्दीकी साहब से। सलमान साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे किसान में। अस्सलाम वालेकुम सर, सीएनजी बंद है, जनरल इंडस्ट्री की जो गैस है वहां पर भी लोड शेडिंग की जा रही है, इसके बावजूद घरेलू सार्फिन को गैस नहीं मिल रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए जी सीएनजी बंद है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। सीएनजी सिर्फ हफ्ते में 3 दिन के लिए बंद है, बाकी 4 दिन अवेलेबल है और इंडस्ट्री संडे को ऑफ होता है, बाकी 6 दिन उनको अवेलेबल होता है। ये थोड़ी सी तस्दीक कर लें। बाकी आप जो कह रहे हैं उसमें जाहिर बात है बैकग्राउंड आपके सामने है कि जो डिप्लीशन हो रही है गैस फील्ड्स की वो द पीरियड ऑफ ईयर्स, तो उसकी वजह से हमारे गैस रिसोर्सेज जो इनटेक्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुए हुए हैं। हमें हर साल जो गैस है वो पिछले साल के मुकाबले में जो थोड़ी कम मिलती है, तो हमारी कम मिलती है गैस तो डेफिनेटली हमें शॉर्टेजेस का सामना होता है और हमारी सप्लाईज, हमारी डिमांड है वो आपको पता है हर साल ग्रो हो जाती है बिकॉज नए कस्टमर ऐड हो जाते हैं। तो जो डिमांड सप्लाई का गैप होता है उसको मैनेज करने के लिए हमें गैस लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं। अच्छा सलमान भाई, अपनी इस्लाह करते हुए सेल्फ करेक्टेड ये बताएं मुझे कि
3 दिन जो हो रही है गैस की लोड शेडिंग हफ्ते में, उसमें कोई इलाकों की सेग्रीगेशन है या ओवरऑल सिटी में जहां भी प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे लोड शेडिंग होगी? हाउ इज इट एक्चुअली ऑर्गेनाइज जो 3 दिन की लोड शेडिंग हो रही है? नहीं, मेरे ख्याल में मैं आपको समझा नहीं पाया अपनी बात। मैं 3 दिन सीएनजी की बता रहा था कि शटडाउन होती है। शहर में कोई शटडाउन नहीं होता हमारा, मतलब डोमेस्टिक जी सार्फिन, डोमेस्टिक सार्फिन के देयर नो शटडाउन। बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो शटडाउन। अच्छा, लेकिन फिर भी सलमान भाई ये शिकायत आ रही है काफी जगहों पे, शाहजेवर में भी अभी ये बात कर रहे थे कि गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है। तो वो क्या घरेलू सार्फिन को इस चैलेंज का सामना है? तो आर यू सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसी तासुर गलत है। इसमें कंप्रोमाइज मैं आपको बताऊं, हमारे कस्टमर्स को तकलीफ हो रही है, उसका मैं एहसास है, लेकिन उसकी मैं थोड़ी सी वजूहत बता देता हूँ। और शायद मैंने ये पहले भी आपके प्रोग्राम में विंटर्स में भी बताया था कि जो इलाके हमारे गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइप हब के साथ जो है करीब है, वहाँ इतने इश्यूज नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं और मज़ाफात आते हैं शहर के, टेल एंड्स आ जाते हैं, उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि गैस पहुँचते पहुँचते तक उसका प्रेशर कम हो जाता है, बिकॉज वो यूज हो रही होती है, राइट टैप सेक्टर हर जगह यूज हो रही होती है। जो टेल एंड के हमारे सार्फिन हैं उनको शिकायत आती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, लेकिन सर्दियां जब थी सलमान भाई तब भी चैलेंज तो था जाहिर, क्योंकि ये मसला आज का नहीं है सर, रमजान से पहले भी हम देख रहे थे प्रेशर की कमी। अच्छा, और फिर दूसरी बात ये कि प्रेशर कभी आ जाता है, कभी इतना अच्छा प्रेशर आ रहा होता है कि आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ना आपको सिलेंडर की जरूरत है, ना आपको इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं होती कभी कभी। बिल्कुल, और बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा होता है, लेकिन कभी कभी शिकायत आती है और हम अपने घरों में भी देख रहे होते हैं कि बहुत कम प्रेशर आ रहा होता है। तो फिर इसकी क्या वजूहात हैं? कभी इतना कम प्रेशर हो जाता है कि उस पर खाना पकना ही पॉसिबल नहीं है, और कभी आपको ठीक ठाक गैस अवेलेबल होती है घर पे। आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, इससे बहुत सारे लोगों को ओपिनियन जो हमारा जब जाएगा तो उनको समझ में भी आएगी कि इसका लॉजिकल रीजन क्या है। देखिए, आप एक बिल्डिंग में अपार्टमेंट में रहते हैं, मिसाल के तौर पे आपके अपार्टमेंट के टावर के अंदर 50 अपार्टमेंट्स हैं। आप अपना वॉशरूम में जाते हैं, अपना टैप खोलते हैं, पानी यूज करते हैं, बड़ा अच्छा प्रेशर से आपको पानी मिल रहा होता है, आपको कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन यथायथ अगर आप नहीं समझे कि वो 50 अपार्टमेंट्स वाले अपने सारे टैप्स किचन के, वॉशरूम के, बेसिन के खोल दें, तो आपका प्रेशर कहाँ जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह यही सूरत हाल होती है कि जब सहरी के औकात होते हैं और तारीख के औकात होते हैं, उससे 2 घंटे पहले ज़ाहिर ख़वातीन जो हैं वो किचन का रुख करती हैं और वहाँ पे जाके अपना तैयारी शुरू कर देती हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये 30 लाख कस्टमर हमारे सिस्टम में है। अगर आप कहें जी मुस्लिम आबादी को ले लें तो 95% ले लें, तो 28-29 लाख कस्टमर से अगर एक साथ हमारे वो अपने स्टोव खोल देंगे, और एक स्टोव नहीं होता, एक उसके साथ 3 बर्नर भी होते हैं, कहीं 2 बर्नर होते हैं, कोई गर्म हो रहा होता है, कहीं चाय बन रही होती है, कहीं रोटी बन रही होती है, कहीं खाना पक रहा होता है, तो जाहिर बात है वो 70-80 लाख 90 लाख बर्नर एक वक्त में खुल जाते हैं। ये वही मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे वो पानी का नल का जो प्रेशर है वो गायब हो जाता है, तो इसी तरह गैस का प्रेशर भी एक लॉजिकल बात है कि वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि सारे एक साथ एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं स्पीक आवर। सलमान साहब, आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है और समझ में आ भी रही है, लेकिन समझ में ये भी आ रहा है कि रमजान जब आ रहा होता है सबको मालूम होता है ऑलरेडी, और हर रमजान में हम ये देखते हैं कि प्रेशर जब ऑब्वियसली जब सार्फिन का इस्तेमाल बढ़ जाता है, घरेलू सार्फिन का, और ये पता भी होता है कि इफ्तार से पहले लोग ज्यादा से ज्यादा गैस इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए फिर पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती कि जैसे कि हमें पता है कि जब रमजान आएगा तो ये लोड बढ़ जाएगा, तो उस लोड को कंपीट करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हम क्यों नहीं फिर उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है, तैयारी जरूर है, लेकिन ये देखिए, ये ख्याल कीजिएगा ये पहला रमजान नहीं है, हर साल रमजान में ये शिकायत आती है, और आज से नहीं आ रही, ये जमाने से आ रही है। बिकॉज आप खुद सोचिए कि एक साल जब सिस्टम में प्रेशर पड़ेगा तो वो एक्सट्रैक्शन किस तरह से होगी, किस तरह से प्रेशर मिलेगा। देखिए, हम तैयारी जब करेंगे जब हमारे सिस्टम में गैस वाफिर मकदार में होगी। हमें गैस की शॉर्टेज एज ऑफ टुडे भी 150 MMCFD हमें शॉर्टेजेस है, उसकी वजह से हमें जो गैस मिल रही होती है उसमें भी डिस्टर्बेंस होती है। तो जब हमारे पास सिस्टम में अगर गैस कम होगी तो डेफिनेटली मुझे आगे गैस भेजने के अंदर प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अगर हमारे सिस्टम में गैस पूरी हो तो यकीनन हमारी तरफ से कोई इशू नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि हमारा लाइन पैक होता है उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है हर हाल के अंदर, इसकी वजह से हमें ये इशूज आते हैं। ठीक, सलमान भाई, अब एक अच्छा सवाल मैं भी कर लेती हूँ इसी बात पे। मार्केट में कंप्रेसर्स नहीं मिल रहे, और ये जो गैर कानूनी कंप्रेसर्स लोग लगा लेते हैं, क्योंकि हमें याद है जब सर्दियां थी
तो आपने इसकी जो है वो थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डाली थी उस वक्त, किस तरह जो है गैर कानूनी जो है वो कंप्रेसर्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से मजीद जो और सार्फिन हैं जिनको लीगली मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। लेकिन साथ साथ आपने कहा था कुछ कार्रवाई भी हो रही थी, सो आप समझते हैं इसकी वजह से भी एक प्रेशर में प्रॉब्लम आ सकती है घरेलू सार्फिन को? बिल्कुल, ये एक बड़ा समझने आने वाली मसला है कि देखिए अगर घर में कंप्रेसर किसने लगाया हुआ है तो वो इतनी पावरफुल डिवाइस होती है कि वो जब सक्शन करती है तो वो राइट लेफ्ट सेंटर के सारे घरों की गैस खींच ले जाती है। ये जो शिकायत बढ़ रही है, लोग समझ रहे हैं कि सदर्न गैस कंपनी की तरफ से गैस प्रेशर में कमी है, नहीं, ये हमें हमारे लिए एक जाहिर इवल है जो हम इसको जिससे हम फाइट भी कर रहे हैं और इसके खिलाफ कंपनी ने एक्शन देना भी शुरू किए हैं। अभी हाल ही में मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ कि हमने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो रेड किया है, बिकॉज अंदर से किसी ने हमको इत्तला दी कि जी यहाँ पे है और आप आइए और मैं आपकी निशानदेही करता हूँ कि कहाँ है। देखिए, जब तक के कोई निशानदेही नहीं हो सकती तो हम किसी घर में नहीं घुस सकते। अब वो एक जाहिर बात है, चार दीवारी का मसला होता है, तो हमें वहां से अंदर से इंफॉर्मेशन आई, मकीन ने खुद बताया कि जी मेरे पास सबूत है, आप आइए, मैं लेके चलूंगा। उसने बहादुरी का मुजाहरा किया और हम गए और हमने उनकी गैस जो है वो डिस्कनेक्ट भी की, उनको फाइन भी किया और 2.5 महीने के लिए उनकी गैस जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी है। चाहे वो शोर मचाएं, कुछ करें, अब उनको गैस नहीं मिलेगी, तो एक मिसाल बनेगी कि वो आगे के लिए लोगों को। सलमान साहब बस ये बता दें कि ये शिकायत की कैसे जा सकती है सुई सदर्न गैस को? सॉरी, शिकायत कैसे की जा सकती है सुई सदर्न गैस को? देखिए, हमारे इसमें बहुत सारे तरीके कार और हमें कई दफा इश्तहार भी दिए और बताते रहते हैं कि 1199 हमारी हेल्पलाइन है जो 24/7 चलती है। जब भी कंप्लेन करनी है उस पर करें। इसके अलावा हमारे फेसबुक पे और दूसरे जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे भी जाके सार्फिन अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, जो कि फौरी तौर पे जो कस्टमर सर्विस उन तक पहुँचाई जाती है और रिस्पॉन्स दिया जाता है। सही, थैंक यू वेरी मच सलमान भाई फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। मौजूद थे और जिस तरीके से बता रहे थे कि प्रेशर में कमी जो आ रही है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। मैं तो यही सोची थी, सामने कहते कि जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा, मैंने कहा ये तो मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा अगर किसी ने कंप्लेन कर दी। किसकी कंप्लेन करें आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, वो तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन डर लगता है कि भाई किसी अपने बड़ पड़ोसी के बारे में देख लिया आपने और बोल दिया, शिकायत लगा दी, हाय फिर क्या होगा। लेकिन हाय फिर क्या होगा, तो हाय तो वैसे भी हो रहा है, हाय हो रहा है, गर्मी से हाय हो रहा है, क्योंकि एक तो रमजान और दूसरा गर्मी और कराची में वक्त से पहले गर्मी और उस पर बिजली का ना होना। एक तो रमजान और बिजली का बहरान। वाह 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 शाहजेब, लोड शेडिंग की वजह से हम बड़े शायराना हो चुके हैं। कहते हैं जब तक गम न पड़े, जब तक अंदर से अशार नहीं निकलते, तो गम पड़ रहा है गर्मी का और गर्मी के साथ जुड़ी हुई बिजली के ना होने का। बिजली के बहरान की बात करें तो कराची से लेके वजीरिस्तान तक जो है वो बिजली का बहरान जो है वो सर चढ़ कर जो है वो लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची, कोई शहर रह नहीं गया जहां पर 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग ना हो रही। तमाम शहरों में हो रही है, लोग शदीद परेशानी का शिकार है इस वक्त। खास तौर पर हम आपको बताएं तो लेस्को के 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है इस वक्त। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार जिंदगी जो है वो भी मुतासर हो रहा है। जाहिर बात है जब लोड शेडिंग होगी तो घर में काम करना मसला, ऑफिस जाना मसला। टेलर्स को कितने मसले हो रहे हैं। ईद से बात आई कि ईद आने वाली है, गहमा गहमी है, टेलर्स फोन नहीं उठा रहे, टेलर्स कह रहे हैं कपड़े वापस भेज रहे हैं, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर हम उस पर भी चलाएं, जनरेटर पे इतना देर तक काम कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, आप कैसे काम करेंगे, अफोर्डेबल भी नहीं है और बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से जो है लोग जो है बड़े परेशान है क्योंकि कपड़े नहीं वो हो रहे, लेकिन जिंदगी बड़ी ज्यादा डिफिकल्ट और मुतासर हो रही है इस वजह से। अगर ईद करीब होने के बावजूद जो है वो फैक्ट्रियों में काम बंद हो गए हैं और इस वक्त लोगों को पैसे चाहिए, ईद से पहले अपनी मजदूरियां चाहिए, अपने काम जो रोज दिहाड़ी पे काम कर रहे होते हैं शाहजेब, उनको कितना बड़ा बेचारों को कहेंगे कि जब फैक्ट्री बंद तो दिहाड़ी भी तुम्हारी गई, तुम्हारी दिहाड़ी गई, तुम्हारे आज का जो है अफ्तार का खर्चा गया, हमारा आज का अफ्तार का खर्चा गया। तो लोग कहते हैं यार अब क्या करें जिंदगी में। बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा अजीब सिचुएशन है। तो इसी पर हमने जो है वो बात करने के लिए हमारे साथ आज मेहमान भी मौजूद है। और कराची में भी हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 6 से घंटे बरकरार है। यानी कि कराची में भी लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो भी तकरीबन अब 10 घंटे करीब भी पहुंच गया। अच्छा, कुछ इलाकों में हम देख रहे हैं लोड शेडिंग ज्यादा है, कुछ में कम है, कहीं पर 4 घंटे की हो रही है, कहीं पर 6 घंटे की हो रही है।
कुछ इलाकों में कम हो रही है, कुछ इलाकों में 10-10 घंटे तक ये चीज जा रही है कि वहाँ लोग बड़े परेशान हैं। इस तरह की शिकायत भी आ रही हैं। जो हमारे साथ जो आज मौजूद हैं बिजली के हवाले से हजरत से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जनाब। और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है शहर में, बिजली का बहरान है, लोड शेडिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा उरूज पर है। किन इलाकों में कितने घंटे के लिए बिजली बंद की जा रही है, जरा सा वजाहत कीजिएगा सर, ताकि हम उससे जुड़ा हुआ आपके जवाब से अगला सवाल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने के लिए और कई के मौक़िफ़ से नाज़रीन को आगाह करने का एक मौका देने के लिए। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताते चलूँ कि शहर में बिजली की फ़राहमी की सूरत हाल बहुत बेहतर है और शहर के किसी भी इलाके में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी किस्म का इजाफी लोड शेड नहीं किया जा रहा। जी मैं ये बात रिपीट करता हूँ कि कहीं भी हम इजाफी लोड शेड इस वक्त नहीं कर रहे हैं। उस वक्त जब एक शॉर्टफॉल आया था हमने ट्रांसपेरेंटली उसके बारे में उसके आगाही पैदा की, सब लोगों को बताया उसके हवाले से, और जो मुतासरा कस्टमर्स थे उनको एडवांस में हमने SMS मैसेजेस भी किए और मेक श्योर किया कि उनको बतदरीज हम अपनी इस सारी सिचुएशन में आगे रहें। तो इस वक्त जब हम इस वक्त बात करें तो शहर में ओवरऑल सिचुएशन बहुत बेहतर है और कहीं पर भी इजाफी लोड शेड जो है उस वक्त देखने में नहीं आ रहा। ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बताना कस्टमर्स की और आपके नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो मुस्तस्ना इलाके हैं कई की टेरिटरी के अंदर जिस वक्त लोड की अंदर के जो हमारे पास कर्टेलमेंट हुई तो उसके बावजूद जो मेजॉरिटी एरिया है कराची का मुस्तस्ना इलाकों का, वहाँ पर किसी किस्म की लोड शेड नहीं की जा रही थी, ना ही लोड मैनेजमेंट की जा रही थी। हाँ, गैर मुस्तस्ना इलाके जहाँ पर बेसिकली बिलों में रिकवरी के इशूज़ हैं, जहाँ पर बिजली की चोरी वगैरह होती है, वहाँ पर पॉलिसी लोड शेड के अलावा हमें चंद घंटे की लोड मैनेजमेंट करनी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही सिचुएशन बेहतर हुई हमने फ़ौरन कस्टमर्स को आगाह किया है और हमने बताया है कि जी सिचुएशन शहर की बिल्कुल नॉर्मल है। ख़ासतौर पर अगर मैं हफ्ते और इतवार की बात करूं तो शहर के किसी भी हिस्से में किसी भी कस्टमर लेवल पे किसी तरह की लोड मैनेजमेंट नहीं की गई है। अगर इस वक्त कोई कस्टमर ये कहते हैं कि उनके यहाँ एक्सटेंडेड आउटेज है तो उसकी जो एक रीज़न हो सकती है कि शायद उन्होंने अपना बिजली का बिल ना पे किया हो और उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उनको तकलीफ़ से गुजरना पड़ा हो। हमारी उनसे गुजारिश ये है कि वो अपना बिजली का बिल फ़ौरन पे करें और ताकि हम उनकी जल्द से जल्द उनकी बिजली बहाल कर सकें। दूसरा एक ये भी हो सकता है कि मुकामी सतह का कोई फॉल्ट हो सकता है जिसके लिए हमारी टीमें 24 घंटे मुतहरिक हैं। कस्टमर जैसे ही हमसे कंप्लेंट करते हैं कि जिस भी ज़रिए से वो हमारे तक पहुंचते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए या हमारे कॉल सेंटर या SMS सर्विस के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए, हमारी टीमें फ़ौरन मुतहरिक होती हैं, कोशिश करती हैं कस्टमर को फ़ौरन रिलीफ फराहम करें। इमरान अहमद साहब, वैसे माजरत के साथ कोई फॉल्ट की वजह से लाइट जाना वो भी और बात है, ये तो बाकायदा तौर पर लोड शेडिंग हो रही है, बहुत सारे इलाकों में हो रही है और गुज़िश्ता 3 रोज से खासतौर पर हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाकों में सुबह सहर से लेकर इफ्तार के वक्त तक 2 से 3 घंटे की तो लाजमी लोड शेडिंग हो रही है। तो इसको लोड शेडिंग ही कहा जाएगा। आप इसकी सही तरीके से हमें वजाहत दे सकते हैं, तो इसकी वजूहात क्या हैं आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपको इसका जवाब जो है वो मुल्की तनाज़र में देना चाहूँगा। जैसे आपके नॉलेज में है कि वो ईंधन जिससे मुल्क में बिजली की पैदावार की जाती है, कुछ अरसे से रिपोर्ट हो रहा था कि उस ईंधन की किल्लत वाक़या हुई है पाकिस्तान के अंदर। उस किल्लत की वजह से ओवरऑल बिजली की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर शॉर्टफॉल आया और नतीजतन जो कराची को नेशनल ग्रिड से बिजली की ट्रांसमिशन और जो शेयर मिल रहा था उसमें भी लामहला कमी वाक़या हुई। ताहम पिछले कुछ दिनों पहले NTDC के नेटवर्क से कराची के शेयर में इजाफ़ा किया गया है। उस इजाफे की वजह से जो तकरीबन 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल था उसमें कमी वाक़या हुई है और एज़ अ रिज़ल्ट उस कमी की वजह से हमने कस्टमर को जो एक्स्ट्रा शेयर मिला उसको बतदरीज कस्टमर की तरफ हमने मुंतकिल किया और बिजली का जो ओवरऑल जो दौरानिया है जिसमें लोड मैनेजमेंट करनी पड़ी थी उसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का कमी वाक़या हुई। ये भी बताता चलूँ कि हफ्ते और इतवार के दिन ख़ास तौर पे कराची में जो बिजली की सप्लाई की सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल रही है और कहीं पर भी इतवार को ख़ास तौर पे लोड मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि जहाँ तक लोड शेडिंग का ताल्लुक है, जो पॉलिसी लोड शेड है नेशनल पावर पॉलिसी के तहत जो किया जाता है वो तकरीबन 7.5 घंटे तक जो है वो किया जाता है आम दिनों में भी और कोशिश की जाती है ताहम कि जो सहर और इफ्तार के टाइम है उसमें इम्पैक्ट ना आए कस्टमर्स को और उसमें मैक्सिमम। शाज़ेब और मैं आई एम श्योर इस बात पे इत्तेफाक करते हैं आपसे कि आप लोगों की कोशिश ये होती है कि शहरियों को जो है किस तरह का मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इस पर कोई डाउट नहीं। आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, गोज विदाउट सेइंग। बट देन अगेन चलें, अगर हम इस पर बात करते हैं कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है,
क्रिएट कितनी हो रही है? अगर हम मिसाल से बात करूं कि अगर ऐसा है कि वो क्रिएट नहीं इतनी हो रही, इस वजह से जो है वो शॉर्ट हो रही है, जरा इसके भी ऊपर शॉर्टफॉल इस वक्त कितना है? अगर कितना है शॉर्टफॉल? आर वी आर लाइक शॉर्ट ऑफ इट? जी, तकरीबन 3000 मेगावाट के पास है। कुछ दिन पहले जब हमने अर्ज़ किया कि 300 मेगावाट को ऑलमोस्ट शॉर्टफॉल था। जब नेशनल ग्रिड से जैसे ही हमें इजाफी बिजली मिली है तो उस शॉर्टफॉल में कमी हुई है और उस कमी के नतीजे में शहर में अब कहीं पर भी इजाफी लोड शेड नहीं की जा रही। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि हफ्ते और इतवार वाला दिन तो कहीं पर भी किसी जगह पर भी शहर में जो है वो लोड मैनेजमेंट नहीं की जा रही थी। तो सिचुएशन शहर की वो है काफ़ी बेहतर हुई है और इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारों से भी मुसलसल राब्ते में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो चैलेंजेस हैं, जो इसके पीछे मसाइल हैं, उनको इंशाल्लाह फ़ौरन इनको एड्रेस करें और कस्टमर्स को सहर, इफ्तार और रमज़ान के दौरान मैक्सिमम उसको रिलीफ फराहम कर सकें। तो नेशनल ग्रिड से कितनी बिजली मिल रही है इस वक्त इलेक्ट्रिक को? जी, नेशनल ग्रिड से शहर कराची को तकरीबन इस वक्त 1000 मेगावाट बिजली मिल रही है, जिससे बिजली का शॉर्टफॉल कम करने में मदद मिली है और नतीजतन जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि उससे इजाफी लोड शेड को ख़त्म करने में बहुत मदद मिली है हमें, और जिसके लिए हम नेशनल ग्रिड और उनकी मैनेजमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो इमरान साहब, अगर हम ये पूछना चाहें, क्योंकि आगे आने वाले जो दिन हैं वो ईद की तरफ बढ़ रहे हैं, आखिरी लोग इत्तकाफ में भी हैं, इस वक्त जो है लोगों को मसाजिद में बिजली की ज़रूरत होती है, चलें एसी वगैरह दूर की बात है, लेकिन पंखा एटलीस्ट और लाइट इबादत करने के लिए चाहिए होता है। तो आगे आने वाले दिनों में क्या समझते हैं आप? कह रहे हैं कि कोशिश होती है कि नहीं हो, तो फिर किस तरह आप समझते हैं कि आगे वाले दिनों में थोड़ा आसानी रहेगी ईद पर जो है वो बिला तात्तुल जो है बिजली का जो है वो फरहमी जारी रहेगी? विल इट कंटिन्यू? विल वी स्टिल सी चैलेंजेस अहेड? जरा प्लीज बताइएगा। जी, जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि ईद के दिनों में कारोबारी और सनती जो सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल होती हैं, तो कोशिश यही है कि इन दिनों में ख़ास तौर पर कस्टमर्स को किसी किस्म की तकलीफ़ ना आए और बिला तातुल बिजली की फराहमी जो है उसको इंश्योर करना हमारी अवलीन तरजीह होगी। इस सिलसिले में हम लोग जैसे हमने आपको अर्ज़ किया कि मुतल्लिका इदारों से मुसलसल इन टच हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए और जो मसाइल हैं उन पर जल्द से जल्द काफ़ी पाया जा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इमरान राना साहब डायरेक्टर कम्युनिकेशन के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से वो बता रहे हैं, उम्मीद हम ये करते हैं उनकी तमाम बातों से कि ये बिजली की लोड शेडिंग अगर कहीं हो रही है तो वो कम हो जाए। यू नो व्हाट शाज़ेब, आई एम रियली वरीड अबाउट स्पेशली उन लोगों के लिए जो इत्तिकाफ में बैठ गए हैं और मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्म है। आज आपने कहा लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, हर जगह जो है वो गर्मी, कोयटा, हर जगह किसी एक जगह की फॉल्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। हम काफी इलाकों में देख रहे हैं, शहरों में देख रहे हैं कि 5-6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है 24 घंटे में। See, we have to identify जो भी चैलेंजेस हैं, नॉट बिकॉज कि हम कोई क्रिटिसिज्म करें, बट बिकॉज हम सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। तो क्यों ना हम और ही सोल्यूशन की तरफ देखें इस प्रोग्राम में। वक्फे के बाद सबसे पाकिस्तान में माया को छोटा सा सोल्यूशन निकालते हैं और मजीद सारी बातें जो इससे आपके साथ करनी है, डिस्कस भी करनी है, आप लोगों से शेयर भी करनी है, प्लीज जरूर रहिएगा हमारे साथ। अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी के दौरा कश्मीर और फौजी जारियत के खिलाफ एलओसी के दोनों जानिब यौम सियाह मनाया गया। एब्सोल्युटली, मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल रही और सब जो है वो छोटी बड़ी मार्केटें भी बंद रहीं और सड़कें सुनसान और वादी जो है वो फौजी छावनी में वो तब्दील होकर रह गई। और आज़ाद कश्मीर में भी भारत मुखालिफ रैलियां निकाली गई, क्योंकि हम लोग बारहा इस बात का जिक्र करते हैं। अब रिएक्शन सामने आ रहे। देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। भारतीय जारियत से जुड़े दीगर मामलात पर भी हमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर हमारे साथ अस्मा वदूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अस्मा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। नरेंद्र मोदी का दौरा कश्मीर कैसे देखती हैं इसे, क्योंकि भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मुजालिम की जो है वो इंतहा कर रही है और ये सब सामने आए हैं। वादी को फौजी छावनी जो है वो बनाकर जो है वो दौरा करना, ये कोई अच्छा साइन तो नहीं है। व्हाट डू यू से? देखिए जी,
हिस्ट्री बताती है कि जब भी आप किसी इंडिजिनस मूवमेंट को इस तरह सप्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो एक लाहासिल एफर्ट है। उसमें टाइम का या वक्त का, जितना वक्त भी उस पर लग जाए, जितना टाइम भी उस मूवमेंट पे लग जाए, लेकिन ये हिस्ट्री इस बात का प्रूफ है कि जो भी इंडिजिनस मूवमेंट, जो जमीन की मूवमेंट होती है ना, आजादी की, इंडिपेंडेंस की, उसका अल्टीमेट एंड सक्सेस ही होता है। उसे इस किस्म के मैनूवरिंग से, इस किस्म की एफर्ट से रोका नहीं जा सकता। उसको डिले तो किया जा सकता है, लेकिन उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो इंडिया भी एक लाहासिल एफर्ट के पीछे दौड़ रहा है, और वो एक उसी को उसने अपना एक फोकस बनाया हुआ है, जिसमें अल्टीमेटली जो सक्सेस है वो कश्मीर के लोगों की होती है। देखिए, जो आपकी इंडिपेंडेंस होती है ना, आज़ादी होती है, ये आपके अंदर एक अल्लाह ताला की तरफ से एक डिवाइन किस्म का डिजायर है, इसको कम नहीं किया जा सकता। और जैसे हम देखते हैं कि जब के कोई एफर्ट तो उसका रिप्लिकेशन, उसका रिएक्शन उससे भी ज्यादा फोर्सफुल आता है, और बहुत ही कमेंडेबल है। मैं तो कहती हूँ कि इसको हाईलाइट करना चाहिए कि कितनी कंसिस्टेंसी से और कितनी एक डेडिकेशन से कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करे, जिसमें आप देखिए तो एक उसका तसलसल टूटता ही नहीं है। देयर इज नो गैप बिटवीन इट, कंटिन्यूअस स्ट्रगल, और उसका मोमेंटम ऊपर से ऊपर ही जाता चला जा रहा है। तो इस किस्म के एफर्ट्स और इस किस्म की एक जो कहते हैं ना शोकेसिंग एन इल्यूजन, ये इंडिया को कोई इससे फायदा नहीं होगा। इन द लॉन्ग रन उन्हें इनसे नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि वो कश्मीरियों के दिलों से दूर होते चले जा रहे हैं विद एवरी एफर्ट दे डू। अच्छा, और जैसे हम देख रहे हैं कि भारत में एक इंतहा पसंद सोच है जो परवान चढ़ रही है, और दूसरी जानिब कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पर भी मजालिम ढाए जा रहे हैं। लेकिन खास तौर पर जो हम नोट कर रहे हैं वो ये है कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी वहाँ पर कश्मीर में नहीं आने दिया जा रहा। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? देखिए जी, इंडिया में तो एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स है, एक अलग किस्म पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर वहाँ पे डेवलप हुआ है, जिसमें बेसिकली डिवाइड एंड रूल के हिसाब से वो लोग चलते हैं। अभी इस दौरान आप उस हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे जिसने एक तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे अपने इलेक्शन को जीतने के लिए वॉर प्रोवोक करवा दी। ये सब कुछ उनके मीडिया के साथ बैक होता है। वो अपने मीडिया के साथ एक मनूवर बनाते हैं, एक पूरा का पूरा प्लान करके एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें जो हेट्रेड के बेसिस पे होता है। अभी भी जो कश्मीर, अभी भी इनके कुछ इलाकों में इलेक्शंस को फ्यूल करने के लिए और अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बहुत ही एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए बहुत ऐसी मूवीज भी आई के बारे में वहाँ पे भी बहुत ज्यादा आवाज उठाई गई। इस वक्त ये फिल्में क्यों आ रही हैं? जी बिल्कुल, जहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही टारगेट करेंगे और वही हेट कार्ड यूज करके उन्होंने अपने इलेक्शन जीते। तो वहाँ तो एक मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिकल सेटअप है और मुख्तलिफ किस्म का एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम कार्ड आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड है जो कि आप किसी भी मुश्किल से निकाल सकते। लेकिन आजमल जी, वही वाली बात, आपकी बात को ही जोड़ते हुए कि प्रोपेगेंडा, साजिशी, नफरत, ये सब चीजें जो है ना मोदी का जो है बड़ा हथियार रही हैं। नजर आया, आपने कश्मीर फाइल्स का भी जिक्र किया, वो बाकायदा पार्लियामेंट में जाकर बोला गया, ऐसा लग रहा था कि फिल्म की प्रमोशन हो रही है। ऐसा कहाँ होता है, हमने तो कहीं नहीं देखा तरह की चीजें। लेकिन इस तरह से, जिस तरह करतारपुर राहदारी की भी बात करें अगर हम राहदारी की, तो वहां पर भी उसको गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करने के मुताबिक जो है वो भारतीय प्रोपेगेंडा सामने आया। हाउ डू यू सी ये साजिशों? आपको क्या लगता है कि इनके पीछे क्या इनका मकसद हो सकता है? व्हाट गेन, क्या गोल क्या है मोदी हुकूमत का? देखिए जी, एक फॉल्स परसेप्शन में एक इंडिया बेसिकली लिव कर रहा है। शाइनिंग इंडिया जो है ना, बेसिकली एक फॉल्स परसेप्शन है। वो इस पूरे इलाके का चौधरी बनने की एक उसका डिजायर है। लेकिन उसके लिए भी आपने अगर तरक्की भी करनी है तो आपको अपने प्रॉब्लम्स को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। हमारे इलाकों का, हमारे इस रीजन का प्रॉब्लम है पॉवर्टी। हमारे इस रीजन का प्रॉब्लम है कि हम जियोपॉलिटिकली बहुत ही एक सुपर्ब जगह पे है। हमारी जियो इकोनॉमिक पोजीशनिंग बहुत जबरदस्त है, जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग बहुत जबरदस्त है। लेकिन ये जितने भी नेबर्स हैं ये आपस में अलाइन नहीं है। जब तक कि आपस में अलाइन नहीं होंगे, हार्मनी नहीं होगी, हम ईयू की तरह तरक्की नहीं कर सकते।
जो इनका भी एम ये है कि दे वांट टू बी सुपीरियर देन एवरीबॉडी एल्स इन दिस रीजन, लेकिन ये हो नहीं सकता जब तक ये हार्मोनाइज नहीं होंगे, जब तक यहाँ पे अमन नहीं होगा, जब तक यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशंस नहीं होंगे, कभी भी ये रीजन उस तरह तरक्की नहीं कर सकता। और इसमें कोई एक मास्टर भी नहीं हो सकता और बाकी सब उसके सबऑर्डिनेट्स भी नहीं हो सकते। ये एक परसेप्शन लेके इंडिया चल रहा है और इसी को वेस्ट भी बैक कर रहा है कि वो उसको एक ऐसा अपना अलायंस बनाना चाहता है जिसकी वजह से वो इस रीजन में कुछ अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मेंटेन कर सके। लेकिन ये चीज तब तक मुमकिन नहीं है। ये मोदी साहब को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक इस रीजन में पीस, हार्मनी और एक परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं होगी नेबर्स के दरमियान में, ये रीजन कभी भी ये अपनी ना जियो पोलिटिकल पोजिशन को एक्चुअलाइज कर सकेगा, ना जियो इकोनॉमिकल पोजिशन को एक्चुअलाइज कर सकेगा। और इसमें जो शाइनिंग इंडिया का जो एक बबल उन्होंने बनाया है वो बहुत जल्दी सही बात है। जब भी आई थिंक वो एक नजरिया और एक जो है लोगों का, जैसे आपने कहा, रिएक्शन सामने आ रहा है। जी शाजिब, आप बिल्कुल। और हमें तो अस्मा जी ये भी लग रहा है ये सब कुछ देख के कि जब से यात्री पाकिस्तान आते हैं यहाँ पर खासतौर पर वापस जाकर तारीफें करते हैं पाकिस्तान की गुन गाते हैं, तो ये भी मोदी हुकूमत को कुछ हजम नहीं हो रहा है। देखिए जी, ये तो बहुत ही ओपन हार्टेड जेस्चर। हमारी जो हमारे इस रीजन की जो एक डिपेंडेंस ऑन ईच अदर है ना, वो तो रहेगी हमेशा। और करतारपुर राहदारी की इमोशनल और रिलीजियस वैल्यू सरदार बिरादरी के लिए बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान उसी नजरिए को मद्देनजर, उसी एक पूरी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हम तो खुले दिल से उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें हर तरीके से एक जो एक्सपीरियंस, एक रिलीजियस एक्सपीरियंस, एक इमोशनल एक्सपीरियंस को करना चाहते हैं, उसके लिए हम फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो उस जगह से मैक्सिमम लेके जाए। और हमारे वी हैव ऑलवेज बीन वेरी ओपन हार्टेड। हम किसी भी तरीके से अगर कुछ भी बेहतर कर सके तो हम करें। हमारे तरफ से स्टेप हमेशा वी हैव ऑलवेज बीन हमेशा 2 स्टेप आगे ही रहे हैं इंडिया से। लेकिन बात यह है कि वहां से भी फ्लेक्सिबिलिटी तो हो ना, वहां से भी तो कुछ एक्सेप्टेंस हो, कुछ इनिशिएटिव हो, कोई साइन, कोई अपने आप को एक प्लेस करके और दूसरे को सबऑर्डिनेट में प्लेस करके एनालाइज नहीं कर सकते। ये एक गलत स्ट्रेटजी है जो कि द लॉन्ग रन इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान देगी, बल्कि अभी भी दे रही। क्या पाकिस्तान, क्या चाइना, क्या और उसके ऊपर किसके साथ हार्मोनाइज्ड है इंडिया? किसी के साथ भी नहीं। और खुद को वेस्ट के साथ अलाइन करते करते खुद अपने रीजन में आइसोलेट होता चला जा रहा है। मगर अस्मा जी, वही वाली बात ना, आप इस तरह आप ये मंजर कशी इस वक्त जो कर रही हैं कि जो ये इसका वो भुगतेंगे भी और भुगत रहे भी हैं अपनी नफरत का और अपनी इस तरह से जो उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानीज, आपने शुरू में कहा। तो अगर कल तो ये बॉर्डर्स खुलते हैं या पाकिस्तानी वहाँ ट्रैवल करते हैं तो फिर वो तो डरेंगे ज्यादा और ज्यादा खौफ का शिकार होंगे कि पता नहीं हमारे साथ मोदी हुकूमत क्या करेगी। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा भी कोई सिनेरियो होगा कि लोग जो है अगर खुल भी गए कल को रास्ता, वो तो मुझे पता नहीं, प्रोबब्ली आई एम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो कल को तो पाकिस्तान से जाने वाला, जो सफर करने वाले उसके रिश्तेदार हैं, उसकी जमीनें हैं, उसके आबा व अजदाद हैं, उसके मिलने वाले हैं, तो वो भी नहीं जा सकेगा डर के मारे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। देखिए, लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तो बहुत ज्यादा जरूरत है और इसका हमारे पास एक और बात ये भी आ जाती है कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जैसे सेन वॉइसेस पाकिस्तान में है, अगर आप कुछ ऐसी बहुत ओवर बोर्ड किस्म की बात कर ले तो यहाँ पे लोग आपको अपोज करते हैं, चेक करते हैं। कुछ सेन वॉइसेस यहाँ पर आपको सुनाई देती हैं जो कि दरमियानी रास्ता लेने की या कोई हार्मोनाइजेशन की बात करती हैं, लेकिन ये सेम वॉइसेस आपके इंडिया में मुकम्मल तौर पे खत्म होती चली जा रही है। इक्का दुक्का के अलावा आपको वो एक ही सिमत में सारे जाते हुए नजर आते हैं और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व सोच आपको नजर आती है। तो हमारे पास देयर इज लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अगर हम उस तरफ चल पड़े तो उसके लिए भी हमें बहुत काम करना पड़ेगा। आपको एक परसेप्शन आप लेके, एक आइडिया आप लेके चले हैं, आपने अपने मीडिया को यूज किया है, फिल्मों को यूज किया है, आपने अपने लोगों को बहुत ही इंस्टिगेट कर दिया है कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो वहां से जब स्टेप बैक करेंगे तो ये भी इतना ही लंबा प्रोसेस हो, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। इस तरफ
आपने अच्छे तरीके से हमें समझाया भी एंड टाइम की थोड़ी शॉर्टेज हम जानते हैं डिटेल में बात हो बैन अवी अमूर की माहिर रस्मा मधु साहब हमारे साथ मौजूद थी, इस पर डिटेल में बात हो रही थी। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अगला सेगमेंट शामिल करते हैं और आपको बताएं कि जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, मीठी ईद करीब आ रही है, माया की शॉपिंग भी बढ़ती जा रही है, बाकी लोगों की भी शॉपिंग बढ़ती जा रही है। शॉपिंग कहाँ कहाँ हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, ये आपको दिखाना भी है, बताना भी है। कपड़े भी खरीदे जा रहे हैं, जूते भी खरीदे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में हमारी जो नुमाइंदा है अक्सा खालिद, उन्होंने एक शॉपिंग मॉल से कुछ रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। किसने देखा शॉपिंग? बिल्कुल, मीठी ईद की शॉपिंग खवातीन का हमेशा सबसे बड़ा मसला रही है। जैसे ही ईद करीब आने लगती है, खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो बाज़ारों का रुख कर लेती है। ईद करीब आ रही है, हम भी आपको इस्लामाबाद के एक बाज़ार में लेकर आ चुके हैं। वहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वक्त ईद के लिए कौन कौन से डिज़ाइंस चल रहे हैं, किस कलर के कपड़े जो है वो खवातीन पसंद करें। आप मेरे पीछे डिस्प्ले में देख रहे होंगे कि खूबसूरत जे कोट के सूट लगे हुए हैं, इसी के साथ लॉन के सूट लगे हुए हैं, कढ़ाई के सूट लगे हुए हैं। खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो इस तरह की दुकानों का रुख कर रही हैं और ब्रांडेड कपड़े ले रही हैं। इसलिए ले रही हैं ताकि जिस हम जानते हैं कि गर्मी है तो लाइट कलर्स बड़े इन रहते हैं और खूबसूरत से जो डिज़ाइंस हैं, हल्के हल्के फूल बूटे बने हुए, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ईद पे पहने हुए। इसी के साथ हम आपको आगे भी लेकर चलेंगे कि पूरी जो पीछे कैबिनेट्स हैं वो फुल हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस के साथ जो है वो कपड़े लगे हुए हैं। इसी के साथ लग्जरी आइटम्स में भी जो है वो खूबसूरत कपड़े लगे हुए हैं। यहाँ पर पीछे जो सेल्स पर्सन भी जो है वो खूबसूरत तरीके से अपने कपड़ों को वापस उनकी जगह पर रख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई वाले सूट भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि ख़वातीन की बड़ी तादाद ईद पे पहनती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़ी गर्मी होती है, लाइट कलर्स चलते हैं और आजकल फ़ैशन भी नहीं है बहुत ज़्यादा भरे कपड़ों का। तो ख़वातीन की कोशिश होती है कि हल्की फुल्की कढ़ाई के साथ कपड़े पहन लिए जाएँ ताकि वो खूबसूरत भी लगे और ईद की एक फ़ील भी आ जाए और थोड़े से जो है वो आपको लगे कि आपने फॉर्मल ड्रेस भी पहना हुआ है, फॉर्मल ड्रेस भी कैरी किया हुआ है। इसी के साथ अगर पीछे आपको दिखा सक रहे हो, यहाँ पर जिनकी नई नई शादी हुई है वो उन्होंने भी घबराना नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी ईद पे बाकायदा तौर पर खूबसूरत ड्रेसेस का इंतज़ाम किया गया है। मुख्तलिफ दुकानों में यहाँ पर हमें काम वाले ड्रेसेस भी नज़र आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर खूबसूरती से डिस्प्ले किए गए हैं उन लोगों के लिए जिनकी अभी नई नई शादी हुई है। और ईद पर इस तरह से ख़वातीन जो है वो हमें बन सवर के सजी हुई नज़र आएंगी इन ड्रेसेस को ओढ़ के। अभी हमने आपको कपड़ों की दुकान का विजिट कराया, इसी तरह आपको ज्वेलरी भी दिखाएंगे और मेकअप भी दिखाएंगे, तो चलिए मेरे साथ। जी बिल्कुल, अब हम लोग आ चुके हैं ज्वेलरी और मेकअप के स्टॉल्स के बाहर। यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट मेकअप आइटम्स पड़ी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ख़वातीन ईद की शॉपिंग करें, कपड़े ख़रीदें और मेकअप ना ख़रीदें तो वो बिल्कुल इनकम्प्लीट शॉपिंग होती है। यहाँ पर खूबसूरत नेल पेंट्स, खूबसूरत लिपस्टिक के कलर्स, इसी के साथ ब्लश ऑन्स, हाईलाइटर्स पड़े हैं, जो कि ख़वातीन का कीमती असासा माना जाता है। मेकअप बहुत ही शौक़ से ख़वातीन जो है वो ईद पर मेकअप करना पसंद करती हैं। इसी के साथ आगे हम जा रहे हैं तो यहाँ पर खूबसूरत चूड़ियों के, ज्वेलरी के, इसी के साथ मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए हैं। जो ख़वातीन आ रही हैं वो अपने कपड़ों के साथ मनपसंद मैचिंग यहाँ से ज्वेलरी ले रही हैं, जिसमें चूड़ियाँ हैं, जिसमें खूबसूरत बैंगल्स हैं, जिसमें खूबसूरत जो है वो टॉप्स हैं, इसी के साथ इयरिंग्स यहाँ पर मौजूद है। आजकल एंटीक्स का बड़ा ज़माना है, तो ख़वातीन की कोशिश है कि खूबसूरत एंटीक ज्वेलरी जो है वो इस वक्त हल्के कपड़ों के साथ थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी पहनी जाए, ताकि ईद का जो मज़ा है वो भी दोबारा हो जाए और ज़रा फॉर्मल सा एक वे भी आ जाए कि वाकई ईद के लिए खूबसूरत तरीके से तैयार हुई हैं। मेहंदी भी यहाँ पर मौजूद है। हम जानते हैं कि मीठी ईद हो और ख़वातीन मेहंदी ना लगाएं, तो बड़ी तादाद ख़वातीन की यहाँ पर आके मेहंदी भी ले रही है। यहाँ पर मेहंदी लेंगी और चांद रात को मेहंदी लगाएंगी, इसी से ईद का मज़ा दोबारा होगा और सब तमाम चीज़ें तो हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कपड़े हों, ज्वेलरी हो, मेकअप हो और ख़वातीन खूबसूरत मनपसंद जूते ना खरीदे? तो चलिए जूतों की दुकान पर आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह की हलचल मची हुई है। चलिए। जी नाज़रीन, लास्ट
बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि खूबसूरत कपड़े भी हो गए हैं, ज्वेलरी, मेहंदी, अब जूतों की बारी है। ऐसा कैसे हो सकता है खूबसूरत कपड़े हो और मैचिंग जूते ना हो? इसी तरह जैसा ख़वातीन बड़ी तादाद में कपड़ों की दुकानों पर रुख कर रही हैं, जूतों की दुकानों पर भी रुख कर रही हैं। किसी की ख्वाहिश है कि वो फ्लैट जूती ख़रीदे, तो किसी की ख्वाहिश है कि वो पम्प्स ख़रीदे, किसी की ख्वाहिश है कि वो वेज हील ख़रीदे, तो किसी की ख्वाहिश है कि वो हाई हील्स पहन के जो है वो ईद को चार चांद लगा दे। यहाँ पर भी आप मुख्तलिफ इक़साम की जूते यहाँ पर देख सक रहे होंगे कि बहुत ही खूबसूरती से जो है वो ईद की तैयारियाँ की जा रही हैं। खूबसूरत जूते भी यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन की बड़ी तादाद आ रही है, इन जूतों को ले रही है और इसी तरीके से अपनी ईद की जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल करते हुए हमें बाकायदा तौर पर नज़र आ रही हैं। जी तो जी मीठी ईद की कैसी तैयारियां हैं, अक्सा खालिद ने एक सांस में सब कुछ बता दिया कि इसमें क्या तैयारियां चल रही हैं। क्या इसमें ग्रामी था हमारे रिपोर्टर का? अक्सा खालिद। अक्सा, वाह अक्सा जबरदस्त। छोटे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं और बहुत सारी खबरें शामिल करेंगे। वेरी नाइस। करते हैं कराची का, तो कराची वाले बड़े परेशान हैं महंगाई से। सिर्फ कराची वाले नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग ही परेशान हैं महंगाई से। लेकिन हम आपको कराची से अपडेट इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पर जो सस्ते बाज़ार हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। क्योंकि सस्ते बाज़ारों से बड़ी उम्मीद होती है लोगों को कि हम जाएंगे, हमें सस्ती चीज़ें मिलेंगी वहाँ से। मुझे पता नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली जब हम फ्राइडे को मैं आपको कहा कि निकले थे, हम वापस आ रहे थे तो बाज़ार में लोग ही लोग थे। अच्छा, अब समझ नहीं आ रहा कि इतना रश, इतना ट्रैफिक जैम, इतना ज़्यादा हुजूम हवाम का है। तो मैं एक सवाल मेरे जहन में आया था कि इतनी महंगाई है फिर इतना रश कैसे है? तो अगर सस्ते बाजार हैं तो वो कितने सस्ते बाजार हैं? लोग तो मजबूर हैं, ज़ाहिर बात है, चीज़ें तो उन्होंने ख़रीदनी है आया। लेकिन फिर भी ये है कि वो चाहते हैं कि उनको रिलीफ मिल जाए और रिलीफ इतना मिले कि कम से कम उनके पैसे बच जाएँ। कुछ 100 रुपये की चीज़ें तो 50 रुपये की मिल जाए। भी दिला दो कुछ। बिल्कुल, तो उन्हें रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? क्या उनको सस्ती चीज़ें सस्ते बाजारों में मिल रही हैं या नहीं मिल रही? तो ये हम जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शराज अहमद से। शराज भाई से जानेंगे। अच्छा, शराज भाई दिखाएंगे अभी। माह रमज़ान की आमद के साथ महंगाई का सिलसिला जो शुरू हुआ वो ताहाल थम नहीं सका, जिसकी वजह से शहरियों के लिए अशिया खुरोनोश खरीदना किसी इम्तहान से कम नहीं है। और इसी चीज़ को देखते हुए शहरी सस्ते बाज़ारों का रुख करते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें शायद यहाँ कुछ सस्ते दामों अशिया खुरोनोश फराहम हो सकेंगी। इस हवाले से उनकी क्या राय है और इस वक्त बचत बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम सफ़ी हसन के सस्ते बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ हमें सब्ज़ियों का स्टॉल दिखाई दे रहा है। और यहाँ आके हम जानते हैं कि यहाँ वैसे तो बड़ी हरी भरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसकी कीमत क्या है और मार्केट से इसकी कीमत में कितना फ़र्क है? दोस्त आप बताइएगा, क्या नाम है आपका? यूनुस। यूनुस भाई, ये बताइएगा कि क्या सब्ज़ियों की कीमत चल रही है इस वक्त जो रखी हुई है आपके पास? टमाटर 40 रुपये किलो है, भिंडी 80 रुपये किलो है, खीरा 30 रुपये किलो है, करेला 40 है, शिमला है 90 रुपये किलो, लौकी बैंगन 20 रुपये किलो। तो ये तो मार्केट रेट से फ़र्क है या ये वही मार्केट रेट ही है? कि तो सस्ता बता रहे हैं, यहाँ तो सस्ता होना चाहिए। मार्केट में 40 रुपये तो इधर 20 है। अच्छा, इतना फ़र्क है यहाँ पर? है। अच्छा, और अभी ऐसे जो रमज़ान में बचत स्कीमें दी गई हैं, वो कहा गया है कि बचत बाज़ारों में नई रेट लिस्टें भी जारी की गई हैं, उस पर अमल दरामद हो रहे हैं यहाँ पे? जी होता है, किसी में होता है, वैसे 12 में नहीं होती तो 19-20 होता है, बाकी होता है। अच्छा, और सब अभी मंडी में क्या सूरत हाल है सब्जियों की कीमतों की? मंडी में भी ऐसी है। बचत बाज़ार में सस्ता है और कितना सस्ता लोग है, गवर्नमेंट रेट दे रहे हैं और क्या लोग बाहर मालूम करो आप, डबल रेट है टेलों के ऊपर। सेब का रेट है 300 रुपये किलो बाहर, यहाँ पर है 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो यहाँ पर ऐसे जो लिस्ट में रेट है वो बेच रहे हैं। अभी सेब जो है ना, रमज़ान से पहले ये 100 रुपये किलो था, अभी आ रहा है 142 रुपये किलो। इससे तो बहुत ज़्यादा है, आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया, पूरी तनख्वाह निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालात ऐसे हैं कि बस आप ये समझ लें कि बच्चों को गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त हम बचत बाज़ार के फलों वाले सेक्शन में मौजूद हैं और यहाँ पर भी हमें फलों की जो कीमत है वो मार्केट की निस्बत काफ़ी कम दिखाई दे रही है। और अगर कीमतों की अगर हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बचत बाज़ार में ये तरबूज इस वक्त 60 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। चीकू यहाँ पर 92 रुपये किलो है। सेब की कीमत मार्केट की तरह यहाँ महंगी हमें दिखाई दे रही है और 250 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि पपीता यहाँ पर तकरीबन 90 से 100 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि खरबूजा भी यहाँ पे मार्केट में 70 रुपये और 75 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जो कि मार्केट की निस्बत
काफ़ी कम है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए, जिस तरह से मुल्क में महंगाई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जिस तरीके से कम हुई है, उस लिहाज से भी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में ये अशिया नहीं है। और इसी हवाले से जो दुकानदार हैं वो भी यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि मार्केटों में जो रश है वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं आटे वाले सेक्शन में, जहां पर हुकूमत की जानिब से सस्ता आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कुछ इकदाम किए गए हैं। और कमिश्नर कराची की जानिब से ऐलान किया गया था कि 400 रुपये का 10 किलो वाला थैला जो है सस्ते बाज़ारों में फ़राहम किया जाएगा ताकि आवाम को रिलीफ फ़राहम किया जा सके। इस वक्त मेरे कैमरामैन शाहिद मलिक दिखा सकते हैं कि सखी हसन पर बाज़ार जो कायम है वहाँ पर ये ट्रक्स मौजूद हैं। सुबह से ही यहाँ जो ट्रक्स की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर आई थी और जो सस्ता आटा है वो शहरियों को फराहम कर रही है। 400 रुपये का ये थैला है जो कि दिया जा रहा है ताकि आवाम को कुछ माह रमज़ान में रिलीफ दिया जा सके। इस हवाले से शहरियों से भी जब हमारी बात हुई तो उनका मौक़िफ़ था कि बड़ा अच्छा इक़दाम है, लेकिन सिर्फ ये आटे तक महदूद नहीं होना चाहिए बल्कि दीगर कमोडिटीज़ पर भी इस तरह की फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि उनका जो बजट है जो मुसलसल आउट होता चला जा रहा है उसमें उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। मैं रिलीफ सुन के तो आया हूँ रमज़ान बाज़ार में। ये बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन बाकी चीज़ों पे भी होना चाहिए। नहीं, रमज़ान ये बाज़ार में तो सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं आम बाज़ार की निस्बत से, दुकान की निस्बत से। महंगाई तो है लेकिन यहाँ पे कुछ सूटेबल है, जैसे ये बाज़ार हैं, छोटे बाज़ार हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल है प्राइस। हुकूमती इक़दामात के बाद यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटा, जबकि सस्ते बाज़ारों में आटे की कीमत तो ज़रूर कम हुई है, लेकिन शहरियों का मुतालबा है कि सिर्फ एक चीज़ पर कीमत कम होना और दूसरी कई चीज़ों पर कीमतें बढ़ जाना रिलीफ देने के मुतरादिफ है। और इसीलिए हुकूमत से शहरी यही अपील कर रहे हैं कि तमाम तर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात किए जाएँ, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव किया जाए ताकि हकीकी मानों में उन्हें रिलीफ मिल सके और माह रमज़ान समेत ईद की ख़रीदारी में उन्हें जो दरपेश मुश्किलात हैं उससे उन्हें छुटकारा मिल सके। पर कीमत कम हो और बाकी कई चीज़ों पर कीमतें बढ़ा दी जाएँ तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। शराज अहमद हमें तफसीलन बता रहे थे इस वक्त सस्ते बाज़ारों का क्या हाल है, वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच शराज। साथ में आगे बढ़ते हैं और हम देख रहे हैं कि अचानक क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि हर एक को खांसी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है। हर घर की कहानी इस वक्त ये है। लेकिन आपका भी गला खराब, मेरा अपना भी गला खराब है। मैंने तो ऑफर की थी, आपने बताया नहीं, गला में खराब था तो खैर anyway, अपना भी जो गला है वो खराब हुआ है, तो हम दोनों के गले खराब हुए हैं। आप फिक्र ना करें। तो ये इसकी वजह क्या है? मैं आपका गला दबा दूंगा। लेकिन साथ में जनाब अगर आप नोट कर रहे हो, चाचे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर दूसरा बंदे को या तो हो रहा है या वो कह रहा है मेरे गले में दर्द हो रहा है या वो कह रहा है मुझे अच्छा खांसी भी अलग अलग तरह की सामने आ रही है। कोई इंसान कहता है मैं सोने लेट ना हो तो मुझे खांसी तेज शुरू आती है। कोई कहता है वैरायटियां, इतनी वैरायटियां जो जैसे बाजार में कपड़ों पे ऐसी खांसियों की वैरायटी है कि एक इंसान कह रहा है कि जी मैं बात कर रहा हूँ तो वो थसका लग रहा है। अच्छा ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं खाली हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो खांसी आ रही है। अच्छा वो एक खांसी बड़ी खतरनाक होती है कि आप सोने लेटे हैं और आपको खांसी उठ जाए, फिर वो आंखों से पानी भी बह रहा होता है। आप कहते हैं यार अल्लाह मैं क्या करूं, फिर सब लोग कहते हैं करवट लेटो, करवट को कहते हैं तकिया ऊपर कर लो, तकिया ऊपर कर लो, तो फिर भी खांसी नहीं जाती। लेकिन वो बड़ी अजीब सा कुछ मौसम और वायरल फैला हुआ है, ये समझ से बाहर है। लेकिन आज हमारे पास ऐसे ही हर एज में नजर आ रहा है हमें, बच्चों में भी, बड़ों में भी। क्या इसका लेना देना अफ्तारियों से है जो खा रहे हैं, ऑयली स्टफ, ठंडी खट्टी, इस तरह से रिलेटेड है ये चीज या ये पॉसिबिलिटी है कि हम ये भी देख रहे हैं आजकल हाइड्रेटेड लोग कम रहते हैं, खासतौर पर पानी कम पिया जा रहा है, साथ में मौसम भी कुछ ऐसा है और फिर तली हुई चीजें बहुत ज्यादा खाई जा रही है। लेकिन ये तो हमारा सोचना है, हमने कम कर दिया, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस पर जानना बहुत जरूरी है। तो माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर बहुत शुक्रिया। सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कराची में हर दूसरा शख्स हमें खांसता, बुखार में मुब्तला और दीगर बीमारियों में खासतौर पर ये नज़ला ज़ुकाम में का शिकार नज़र आ रहा है, क्या वजह है इसकी खासतौर पर? जी वालेकुम अस्सलाम, बताने का शुक्रिया। तो देखिए नज़ला खांसी ज़ुकाम तो होता रहता है और आजकल लगता है कि कोई वायरस डेफिनेटली फैला हुआ है जिसके अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसके अंदर नज़ला खांसी ज़ुकाम चल रहा है। ऑब्वियसली जहन हमेशा कोविड की तरफ ही जाता है कि कहीं कोविड तो नहीं है। अलबत्ता कुछ लोग जिनको टेस्ट किया उनका तो कोविड नेगेटिव आया है, मगर दुनिया में वायरसेस हज़ारों हैं और ये भी प्रॉब्लम में से कोई एक वायरस है जो कि फैल रहा है।
अच्छा, सिम्टम्स ऐसे सारे कोविड के ही लग रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना कि जो सिम्टम्स के नज़र आ रहे हैं हमें कि वही बॉडी पेन भी हो रहा है, साथ बुखार भी हो रहा है, गला भी ख़राब है, लेकिन सर पर हम कैसे कहें कि ये कोविड नहीं है? टेस्ट बस तकरीबन आ ही रहा है। शाहरुख भाई को तो आ रहा है। हाँ, कहना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, एंड आई एम श्योर इससे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसके जो कोविड है, बिकॉज हमारी टेस्टिंग जो आजकल कोविड की तो बहुत ही कम टेस्टिंग हो रही है हमारी कोविड की, तो बिल्कुल हो सकता है इसमें कुछ कोविड वाले ही लोग हों, मगर अक्सर ही जो हमने अभी जो चेक किए वो ज़्यादातर कोविड ही नेगेटिव निकले फिलहाल। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आप हमेशा होते हैं, और हम चाहे वबाई अमराज हो, चाहे कोविड का जब बहुत एक्सट्रीम हमें प्रेशर था नवंबर दिसंबर में, चैलेंज था, तब भी आप हमारे साथ रहे। अब ये नया जो आपने कहा इसे हो सकता है वायरल हो, तो क्या जिस तरह मेरे जहन में आए कि अफ्तारी में हम लोग ना बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, हमारा कल्चर है बेसिकली, हम चूज़ करते हैं कि हम हेल्दी भी खा सकते हैं, लेकिन हम चूज़ करते हैं भाई रमज़ान की चीज़ें हैं, आज ही खा लो, समोसा खा लो, पकौड़े खा लो, और नींबू डाल के शरबत पी लो, ठंडे मशरूबात बना लो, और उसके बाद जो है ना मुझे लगता है मेरा मैं प्लीज़ रहनुमाई फरमाएगा कि एंटी एलर्जी का इस्तेमाल भी फिर नहीं करते, क्योंकि मुझे हल्का सा खांसी हुई तो मैंने फौरन डॉक्टर से मशवरा करके एंटी एलर्जी शुरू कर दी, माइल्ड सी 10 mg वाली। जी डॉक्टर साहब। तो बिल्कुल, तो देखिए हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ताल्लुक बहुत ज़्यादा इससे होता है कि आपने खाया क्या है, आपकी नींद हो रही है कि नहीं हो रही है, आप वर्जिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और रमज़ान के अंदर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारा खाना पीना थोड़ा सा दरम भरम हो जाता है एक तरह से। इफ्तारी के अंदर अक्सर लोग तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, जबकि हेल्दी खाना नहायत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठंडी चीज़ खाने से कुछ लोगों के गले में दर्द तो होता है मगर वायरल नहीं होता, मगर ये ज़रूर है कि कभी कभार हम लोग दूसरे लोगों का झूठा एक ही ग्लास से बहुत सारे लोग पी रहे होते हैं, किसी एक को अगर वायरल हो तो सबको उस वैसे फैल जाता है। और नींद भी बहुत अच्छी नहीं होती है ऑब्वियसली रमज़ान के अंदर, तो ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी जनरली थोड़ी सी कम हो सकती है, इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की जरूरत होती है अराउंड रमज़ान। और डॉक्टर साहब जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है या वायरल हुआ है जैसा ये कहा जाता है खासतौर आम तौर पर, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं होता? मतलब इसके लिए हमें मेडिसिन एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट, अब मैं इसी का जिक्र करने वाला था कि प्लीज़ वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक ना इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक जो है ये बैक्टीरिया मारता है, वो बिल्कुल अलग होते हैं, और जितनी दफ़ा आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको नुकसान होगा। एक दफ़ा कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करता है तकरीबन 1 साल लगता है आपके अच्छे जरासीम वापस आने में। सो अगर आपको सिर्फ गला खराब है, नाक बह रही है, तो 1 ईयर आपके, क्योंकि आपके अच्छे बुरे सब सॉरी डॉक्टर साहब टू कट यू, सिर्फ ये जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि 1 साल तक, यानी कि इफ आई हैड कोविड डेल्टा एंड देन आई हैड अनदर इन्फेक्शन जिसमें मुझे एंटीबायोटिक लेनी पड़ी, तो मैंने पिछले 6 महीने में 2 बार लिया, उसका असर कितने अरसे तक रहेगा? तो उसका असर तो एग्जैक्टली तो 1 साल तक ये रिस्क रहता है कि आपको कोई रेजिस्टेंट या ऐसे जरासीम से इन्फेक्शन हो जो कि आम एंटीबायोटिक से खिलाफ काम ना करें। बट कीप इन माइंड कि जब भी हम एंटीबायोटिक देते हैं तो हम यही रिस्क और बेनिफिट देखते हैं। ऑब्वियसली अगर किसी को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक तो लाजमी ज़रूरी देना है, अगर वायरल के अंदर खुद से प्लीज़ एंटीबायोटिक हाँपना ना शुरू कर दें, वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन सर डॉक्टर साहब ये डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? So generally doctors can differentiate this, मगर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में नज़ला वगैरह इतना नहीं होता। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में खांसी में बलगम थोड़ा सा गाढ़ा निकलता है, एंड यूजली वायरल इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी शुरू होते हैं, जल्दी ख़त्म होते हैं, 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़ा सा लंबा रहते हैं। तो बट ऑब्वियसली ये सिर्फ रफ गाइडलाइंस हैं, और अपने डॉक्टर से रुजू करें, वो बेहतर बता पाएंगे कि ये बैक्टीरिया है या वायरल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अकॉर्डिंग टू यू हाउ सेफ एंड गुड और या कहेंगे फेयर इट इज़ कि अगर लोग एंटी एलर्जी, जिनको साइनसेस का प्रॉब्लम रहता है, या इस तरह फ़र्ज़ करें हम लोग आए हैं अपने ऑफिस आते हैं, सब लोग एक साथ स्टूडियो में बंद होते हैं, डिफरेंट जो है वो बैक्टीरियाज हवा में होते हैं, तो 10 mg तक या एंटी एलर्जी लेना कितना आप एडवाइस करेंगे और कितना एडवाइस करेंगे ना लें? जी सो देखिए, एंटी एलर्जी का है कि जिन लोगों को एलर्जी हो रही है, यानी कि माहौल में कोई ऐसी चीज़ है जिससे उनकी नाक इरिटेट होती है, खांसी होती है, गला थोड़ा सा अजीब सा खिचखिच सी होती है, तो उनको एंटी एलर्जी लेने में कोई नुकसान नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो लोग जो कि दूसरी अदवात भी ले रहे होते हैं वो ज़रा अपने डॉक्टर से चेक कर लें, क्योंकि हर दवाई का अपना इंटरेक्शन होता है, वरना एंटी एलर्जी आर वेरी सेफ, कोई मसले की बात नहीं है हम लेने में।
अच्छा डॉक्टर साहब, शॉट्स लगते हैं, एलर्जी वायरल शॉट्स लगे जाते हैं। मैं अभी यूएस जाने से पहले लगवाया था, तो वो फ्लू शॉट्स जिस तरह कहते हैं, थैंक यू शर्क भाई, तो जैसे फ्लू शॉट्स लगते हैं तो ये कहा था कि 1 साल के बाद ही आप लगवा सकते हैं दूसरा, तो कितना टाइम देना चाहिए फॉर गेटिंग अनदर फ्लू शॉट? सो देखिए, फ्लू शॉट जो है ना वो एक ख़ास वायरस के खिलाफ है जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। और एक तरह से जिस तरह से कोविड के हम ये बात करते हैं कि आपको हर 6 महीने में भी बूस्टर है या मे बी हर साल में हो जाएगा, तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस का जो वैक्सीन है ये भी आपको हर साल में एक तरह से एक बूस्टर लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि कोविड वायरस की तरह भी ये वायरस भी हर साल चेंज होता रहता है। तो हर साल नया वायरस आता है, हर साल आपको एक नया जो उसका वैक्सीन है वो लगाने की जरूरत पड़ती है। यूजुअली हम ये लगाते हैं नवंबर में या अक्टूबर में, क्योंकि फ्लू का सीजन, इन्फ्लुएंजा का सीजन जो है वो विंटर में होता है। तो आप कुछ हफ्ते पहले लगाएं, खासतौर पे वो लोग जिनके अंदर ये शदीद बीमारी पैदा कर सकते हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, खासतौर पर अगर हम अभी सिर्फ रमज़ान की और जैसे कि हम बात कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल है? यकीनी तौर पर आप भी एक हॉस्पिटल का हिस्सा हैं कि वहाँ पर जो फ्लो है पेशेंट्स का वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, या इस वक्त वैसे ही है जैसे पहले था रमज़ान से? अभी फिलहाल तो वैसे ही है। रमज़ान में एक्चुअली हमेशा हम ये देखते हैं कि जो फ्लो है वो रमज़ान की वजह से इफेक्ट होता है। रमज़ान के पहले अशरे में हमेशा रश कम हो जाती है, और जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म होता है, ख़ास तौर पे ईद के ज़माने में रश थोड़ी बढ़ती है, बिकॉज लोग ऑब्वियसली हस्पताल का रुख नहीं करना चाहते, वो थोड़ा सा घर पे इलाज करते हैं। बट ये वो जो इस रमज़ान में हम देख रहे हैं वो pretty much जो बखैर रमज़ान में हम जो नॉर्मल जो एब एंड फ्लो देखते हैं वही देख रहे हैं। ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने नहीं है। घर में इलाज का जिक्र किया, ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, क्या इस किस्म के केसेस भी हॉस्पिटल में आपके पास आ रहे हैं कि घर में इलाज किया फिर वो केस बिगड़ गया और फिर डॉक्टर्स के पास आए हो? बिल्कुल आते हैं ऐसे। खास अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये वाली चीज़ें हैं, और आपकी तबीयत ख़राब है और आपके 3 से 4 दिन हो गए हैं, या अगर तबीयत शदीद ख़राब है, तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें या अस्पताल की तरफ रुख करें, बजाय इसके खुद से आप एंटीबायोटिक या दवाएं खुद लेके देखें कि देखें फ़ायदा होता है कि नहीं होता। आई नो रमज़ान में मुश्किल होता है अस्पताल आना, मगर बेहतर है कि पहले ही बिल्कुल बिल्कुल खुद से कोई भी किसी किस्म की मेडिसिन ऐसी नहीं लेनी चाहिए, ना एंटीबायोटिक ना कोई और। हाँ, पेन किलर्स नॉर्मली हम इसलिए ले लेते हैं ताकि कोई रिलीफ मिल जाए, एक इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, लेकिन साथ में जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि आप सेल्फ मेडिकेशन करने से आपको काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं, वो ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब आखिर में ये ज़रूर बता दें कि ये जो इफ्तार के वक्त हम ठंडे मशरूबात पीते हैं या बहुत ठंडी चीज़ें पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, ये पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। कुछ लोगों के ठंडे मशरूब से उनका गला पकड़ता है, थोड़ा सा खट्टी चीज़ में गला पकड़ता है, तो वो लोग ऑब्वियसली अवॉइड करें। कुछ लोगों को ठंडे पानी से कोई मसला नहीं होता, सो इट रियली डिपेंड्स। मगर ये बस ज़रूर है कि अगर आप जो भी मशरूब ले रहे हैं, जो भी पानी ले रहे हैं, वो उबला हुआ हो, साफ़ हो, क्योंकि डायरिया अभी भी बहुत आ रहा है हमारे पास। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, आप हमेशा हमें ज्वाइन करते हैं, हम आपको बहुत तंग करते हैं, उसके लिए बहुत सॉरी, लेकिन अब आप लोगों से पूछना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू गाइज आर द एक्सपर्ट्स, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर द शो, एंड हैव अ वेरी गुड डे। यहाँ पर ख़वातीन हज़रात, इसी गुड डे को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्फे के बाद आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाएंगे जिसने हिम्मत नहीं हारी, जिसने घुटने नहीं टेके और उसने ज़िंदगी के तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया। ये कौन है, ये जानने के लिए देखते रहिए सबसे पहले पाकिस्तान। शाज़ेब माया भी वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाज़ेब और माया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। ऐसा नहीं है कि हम सबकी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं आते, ऐसा नहीं है कि शाज़ेब के, मेरे, आपके, जो हमें देख रहे हैं सब, हमारे फ्लोर पे हमारी टीम मौजूद है, उनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं आते। लेकिन अब यकीन करें, एक तो जिम्मेदारी है कि जी हमारी नौकरी है, हमारी रोटी रोज़ी है, और एक पता है क्या, अल्लाह ने हमको एक ऑप्शन दिया है इन तमाम चैलेंज्ड सिचुएशन से निकलने का, कि चलो इन सारी चीज़ों को तोड़ के काम पे जाओ, इन सारी चीज़ों से निकलकर अपने शो करो जाके। मजबूरियां, जिम्मेदारियां और जितने भी आपके हालात हैं, जिस किस्म के भी हालात हैं, उन सब के बावजूद आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपके ड्राइविंग फोर्स एक चीज़ होनी चाहिए। एक चीज़, अब एक हाउस वाइफ की बात करें शाज़ेब,
उसकी खुद की तबीयतें खराब होंगी, उसकी सेहत जवाब दे जाती है, उसकी कमर टूट जाती है। बच्चों को देखना, अक्सर मैं वीडियो देख रही थी ऑनलाइन, छोटे छोटे बच्चे पूरी पूरी रात जागते हैं, उनको सहरी से पहले सोने का टाइम नहीं मिलता, फिर सहरी के लिए वो उठ जाती हैं, फिर सहरी देती हैं सबको, फिर बच्चे फिर 8-9 बजे तक सुबह के जागते रहते हैं। वैसी माएँ वो सोती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चों का खेलना, वो अपनों का उनकी अफ्तारी और खाना और सहरी को अप्रिशिएट करना, वो एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। इसी तरीके से आपकी लाइफ में कोई ना कोई पैशन चीज होती है। मैंने किसी का एक सुना अभी कि आपकी पैशन और आपकी डिजायर में बड़ा फर्क होता है। कभी कभी आपका डिजायर आपकी पैशन बन जाता है, और जब आप उस डिजायर तक पहुंचते हैं आपको लगता है अरे ये तो मिल गया, ठीक हो गया, फिर आपके पास मजीद कुछ उसको अवेल करना, उसको तक पहुंचने का, उसको हासिल करने का कोई जुनून नहीं जाता। लेकिन इन सब चीजों के लिए बड़ी बहादुरी चाहिए, बहुत बहादुरी चाहिए होती है। पैशन वो होता है आपको रोज बेड से निकाले। पैशन वो होता है शाहज़ेब जैसे कि आपको और मुझको अपने काम के लिए लेकर है। वी आर एक्साइटेड एवरी डे, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस शो एवरी डे। बिल्कुल, जैसा कि आप पैशन का जिक्र कर रही हैं, बहादुरी का जिक्र कर रहे हैं, यही वो चीजें हैं जो आपको फिर बहादुरी के साथ उन तमाम हालात से लड़ना सिखाती हैं। और आज हम जिस बाहिम्मत बाप की बात कर रहे हैं वो भी इन तमाम मुश्किलात से रोजाना की बुनियाद पे हैं, आगे निकलते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हार नहीं मानते, बिल्कुल हार नहीं मानते, जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि खुद जैसे मर्जी उनके हालात हों, लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। आसान नहीं होता अपने चेहरे पे रंग लगाकर, ये जानते हुए कि मेरी जिंदगी के तमाम रंग फीके पड़ गए हैं। लोगों के दिलों में, लोगों के चेहरों पे बच्चों की शक्ल के ऊपर मुस्कुराहट लेकर आने वाला वो कौन शख्स होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि मैं वापस जाऊंगा तो मेरे घर में क्या खाने को मिलेगा, जिसको नहीं पता होगा कि कल को मुझे ये मेरी नौकरी या मेरी दिहाड़ी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी वो रंग लगाकर रोज खड़ा हो जाता है कि शायद कहीं से मेरा रिस्क मुझे पुकार रहा हो। हमारे साथ इस वक्त लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं अकबर अली सरखोदा से, लाहौर आए हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमारी पूरी टीम आपकी बेहद बेहद शुक्रगुजार है अकबर अली भाई, बड़ी मेहरबानी आप आए और आपको खैर तहसीन पेश करते हैं। सही मानों में आप जैसे बाहिम्मत लोगों को देखकर सब लोगों की हिम्मत जो है वो दुआला हो जाती है। ये बताइए, ये रूप आपने जो अपनाया इसकी वजह क्या थी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाजी, मेरे जज्बात अभी आपने बात ऐसी की है कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा कि आपने कहा है कि जब ये रंग लगा के अपने आप को दुनिया के आगे पेश करता है तो इसके साथ क्या बेहतरी होती है। और आपने रियल यही कहा कि मैं अभी आपको मैं चेहरा उतार सकता हूँ। बिल्कुल उतार सकते हैं अकबर भाई, बिल्कुल दिखाइए। अपना समझ के आपने इतनी बड़ी बात कह दी, शुक्रगुजार हूँ आप। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु अकबर। ये मेरा, अब मैं आपसे कैसे बात करूं, आपने मुझे ऐसा बोल दिया। अब क्या शाहज़ेब और मैं आपसे सवाल करें पर भाई, ये अपने आंसू छुपाकर दुनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का मकसद क्या? पहला मकसद तो मेरा यही है कि अगर मैं लोगों को अपनी खुशियाँ दे दूं, वो मेरी वजह से खुश हो जाएं, तो मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर लूँ। अल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरी एक रोज़गार है, मेरे बच्चे हैं, मैं विदाउट एजुकेशन हूँ, मेरी कोई तालीम नहीं है। मैंने कुरान पाक के यसरुल कुरान में थोड़ा सा पढ़ा है, और हमारे वालिद साहब अल्लाह के पास चले गए थे तो मेरी तालीम नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, मेरी एक बीवी बीमार हो गई थी तो मैं उसका इलाज कराने के लिए लेके आया। तो उसमें जो है काफ़ी जो है ना लोग नहीं थे देखे, अस्पताल नहीं थे देखे हुए थे, लोगों को से लेना देना कैसे था। मैं तो एक रेंट पे रह रहा हूँ, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा। मैंने 3 साल जो है ना वो अपनी एक ड्यूटी समझी है कि मेरी ज़िंदगी का साथी है, तो मैं ये ड्यूटी समझी। मैं अपने बच्चों को साथ ले जाता था कि जैसे एक ऑफिस है ना हमारे लिए, वो ऑफिस है कि मेरी बीवी बच जाए, मेरे बच्चों की जो है ना लाइफ गुजर जाए,
उनके साथ टाइम पास हो जाए। तो जो कुछ भी उनके लिए मुझे करना पड़ा मैंने सब कुछ किया। उनसे हटकर जो दूसरे बेड पे पड़े होते थे तो मैं उनको भी रात को यही, कोई नीचे उतर जा रहा था चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, कोई आ रहा था, कोई जिसकी प्रॉब्लम होती थी मैं भाग के उसको जो है ना पकड़ लेता। जी अम्मा जी आप बैठ जाए, मैं आपके बच्चों के लिए मरीज़ के लिए दवाएं ले आता हूँ, जो चाहिए मैं लेके आता हूँ। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि देखो आप तो लोगों के काम करते रहते हो। मैंने कहा पता नहीं किसकी दुआ से अल्लाह ताला आपको भी शिफा दे दे। तो मैं, आप भी हो, वो भी इंसान है, मैं किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं था कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है तबीयत उनकी अब अकबर भाई? और अकबर भाई आप खर्चा कैसे पूरा करते थे अस्पताल का साथ में? वाइफ की तरफ अल्लाह की ज़ात देता था। मैं मैकडोनल्ड है मेन मार्केट के पास, वहाँ रात को जो है ना मैं जोकर बन के ना तो गाड़ियों के आगे पीछे डांस करता था, बाय बाय करता था, लोगों को एंटरटेन करता था। कोई 10 दे जाता था, कोई 20 दे जाता था, कोई 100 दे देता था, कोई 50 दे देता था। उसमें मैंने बड़ी बात यही थी कि मैंने मकान मालिक को भी कह दिया जी मैं आज आपको पैसे नहीं दे सकता। क्यों कि 1,20,000 का इंजेक्शन मिलना है। तो मैंने वो लेके तो वो रख के आ गया। तो उसको मैं कह रहा हूँ कि यार मेहरबानी नहीं है मेरे पास, आप निकाल दो मुझे। उसको अंदर की बात नहीं था बता रहा कि मैं 1 लाख क्यों नहीं था बताता कि वो तो कहते हैं कि हमें किराया चाहिए, आप भले मजबूर हो, भले आप मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे, हमें 1 माह के अंदर अंदर जो है ना महीने के अंदर हमें किराया मिल जाए। मैंने उसको नहीं दिया और उससे थोड़ी डांट ले ली। मैंने अपना काम बीवी वाला वो पूरा कर लिया। बच्चों के साथ जो थी मैं माँ भी बने हुआ था घर पे। उसको के जो अस्पताल है उसको ऑफिस बनाया हुआ था कि मैं सुबह सुबह बच्चों को ले जाऊं। उस बच्चे की ड्यूटी लगाता हूं कि तूने माँ के पास रहना है, दूसरों को स्कूल ले जाता था कि सारा। फिर जब मैं करता था ना तो मैं अंदर इस चेहरे के अंदर मैं जब अंदर रो रहा होता था और मैं इसको इबादत समझता हूँ और मैं अल्लाह का जिक्र ही करता रहता था इसके अंदर। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह रोना भी शुरू कर देता था, लेकिन लोगों को इस चेहरे के अंदर नहीं था नज़र आता। वो यही करता है मजाक की बात। एक ने मुझे कहा ये चेहरा ऐसा है ना कि ये पहना हुआ है ना तो एक मुस्कुराहट आई है। तो वो मुझे कहता है यार आप तो किसी फौतगी पे चले जाओ ना तो आपको तो आप हंसते ही रहोगे। मैं उसकी बर्दाश्त कर गया। फिर ऐसा मेरा एक आगे भी एक आदमी आया, मुझे कहता है, मैं मार्केट लिबर्टी में चला गया तो मुझे कहता है कि यार जोकर मैं आपको एक थप्पड़ मार लूँ। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, आप क्यों? मैंने कहा जी क्यों आप थप्पड़ मारेंगे? बोलते यार मेरा शौक़ है, तो लोगों को हंसा रहा है। मैंने कहा मैं हंसा रहा हूँ तो आप मुझे रुलाना चाहते हैं? बोलता मेरा शौक़ है बस। मैं उसको एक दफ़ा डांटा, भाई चले जाओ मुझे काम करने दो। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। बच्चों को डील कर रहा था तो उसने मुझे दोबारा कहा। मैंने कहा यार जाओ प्लीज़ काम करने दो। फिर मैंने उसको कहा बाजी उसने 6-7 कि भाई क्यों आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? वो ना एक म्यूज़िक वाली एक दुकान थी, वहाँ सॉन्ग चल रहा था तो मैं डांस करने शुरू हो गया कि मैं जोकर हूँ ना कि मैं 1-2 को देख रहा हूँ, मुझे देखने वाले हर तरफ से हैं कि यार ये क्या बना हुआ है, लेकिन मैं अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए। उसने मुझे जब कहता है यार भाई खा लो थप्पड़। मैंने कहा भाई तू थप्पड़ मार के राज़ी हो जाएगा? बोलता हाँ मैं राज़ी हो जाऊँगा। मैंने बोला अच्छा भाई आप मार लो थप्पड़, कोई बात नहीं, अगर आप राज़ी होते हो तो आप मार लो। ये चीज़ अभी क्या प्लास्टिक कह रहे हैं? आपने उसको कह दिया थप्पड़ मारने को? जी हाँ जी, मैंने उसको कह दिया कि आप अगर राज़ी होते हो तो भाई मार लो, कोई बात नहीं। उसने 10 दफ़ा कह दिया, उसको मैंने डांट के भी भेजा। तो उसने आखिर जो है ना, मैंने कहा भाई आप मार लो। मैंने कहा पता नहीं ऐसे ही मारेगा हल्का सा या ऐसे करके मारेगा, ज़रा ज़ोर से मार लेगा। मैंने कहा जी आप भाई मार ले। मैंने ऐसे उसको यूँ किया। आप भी मान जाए, मैं ये नहीं है कि उसने बाजी ऐसा थप्पड़ मारा, मैं ऐसे उसको कहा कि मैं छोड़ूंगा ही नहीं।
लेकिन वो गया, मैं किधर देखूँ ये। फिर मैंने अपने आप को सेट किया करके, तो मैं फिर फिर काम शुरू हो गया। मकसद क्या करना है। कौन था शख्स? मुझे बाजी उसका कौन शख्स था भाई? बाजी पता ही नहीं उसका। वो कोई था, उससे कितनी उम्र थी उसकी अकबर भाई? क्या उम्र थी उसकी? बाजी यही समझदार था, इतना भी नहीं था, यही लगा लगे। छोटा उम्र का था, जवान आदमी जी, बस बड़ी एज का ही था, इतना जवान भी नहीं था और इतना बड़ी एज का था। उसकी क्या, या तो वो ये कहता है भाई थप्पड़, इसके दिमाग में कोई मसला था कि भाई तू पैसे ले ले और थप्पड़ खा ले। चलो भाई, एक इंसान अपने रोटी रोजी कमाने निकला है, थप्पड़ मारा, फिर कहाँ गया वो? आपने उसको पकड़ा नहीं? बाजी मैं उसके पीछे गया हूँ, ऐसे देखा इधर देखा कि मैं कहूँ कि क्या है यार, कहाँ गया, मुझे नज़र तो आए, मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। मेरे मुंह पे जो है ना इधर वो ना ये लोहे की है, तो ये इधर ना चुप गया है इससे। और अकबर भाई लोगों का इस किस्म का रवैया और मौसम की सख्ती, शदीद गर्मी, इसमें आपका ये सब कुछ पहनकर बाहर निकलना, बच्चों के लिए रिस्क कमाना, ये सब कुछ कितना मुश्किल है आपके लिए? सर अभी जो है ना, अभी की वक्त में जैसे एक आदमी आदी हो जाता है ना कि खैर मैं ये कर लूँगा, ये पहनकर बहुत मुश्किल है। क्यों कि किसी का दिल जीतना। अब मैं ये चीज़ जानता हूँ कि जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं विदाउट एजुकेशन हूँ, मेरी तालीम नहीं, मैं आप जैसा कोई लड़का देखता हूँ पढ़ा लिखा, तो उससे मैं कहता हूँ कि यार हाउ डू यू डू, अभी तो मुझे पता है कि हाउ डू यू क्या है। मैंने 4-8 दिन के अंदर हाउ डू यू डू आई एम फाइन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप हमें एक नुक्ता बताते हैं ना तो आप हमारे उस्ताद हैं। तो मैंने उस चीज़ को जहन में रख के उसको छोटा छोटा करते करते अभी मैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज़ अली, नाइस नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, डू यू वांट बाय द मार्क्स, ऐसे करके उनको जुमलों को कि जी मेरे साथ बच्चे मुतवज्जो हों, तो ऐसे करके ना मैं उनको एंटरटेन करता हूँ। तो बाजी बात आपने क्या पूछी? मैं लेकिन अकबर भाई बहुत मुश्किल काम करते हैं जी बाजी, करते हैं ना। मैं यही सोच रही थी ये कि अभी मैं फेस, कभी ऐसा होता है कि लोग, जी बोलिए। ये जब मैं फेस पेंटिंग करता हूँ ना, तो इसमें जैसे एक कढ़ाई निकालनी होती है, जैसे करके फिर उसमें अगर अच्छा मटेरियल हो ना तो वो नहीं चुभता, वो चीज़ नहीं तो पानी आता रहता है। उनको बर्दाश्त करके ऐसे अपने आप को नोट करके उन आंसू को रोक के, जो वो आंसू मुझसे रोने के नहीं थे होते, वो उसके आते थे ये उसकी गैस के जो पेंट लगाते हैं उसको बर्दाश्त कर करके, उसके फ्यूम्स के, उसके केमिकल के आते थे। हाँ, जी हाँ जी, वही जो पेंटिंग कितने में। बच्चे हैं अकबर भाई और कितने बड़े हैं? माशाल्लाह जी मेरे 5 बच्चे हैं। एक बेटी को मुझे शर्म आती है को कल भी मुझे कह रही थी कि आपने दूसरों को पढ़ा दिया पापा, मुझे क्यों नहीं आपने ऐसा किया। मैं उधर हॉस्पिटल में जाता था, उधर मैं बच्चों को मुझे अभी तक याद है कि जब मैं गांव में था ना तो बच्चों को स्कूल डाला हुआ था ना, तो वो वहाँ से 1-2 मील का सफ़र था। तो मैं सोचता था कि मेरे बच्चे धूप में आ रहे हैं। मेरी बीवी मुझे कहती कि बच्चे, मैंने कहा यार वो दरख्तों के आगे पीछे होकर ना साए में आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे। मैं जाकर लेटा ना कि मुझे एहसास हुआ कि यार मेरे बच्चे धूप में क्यों आए। मैंने फ़ौरन साइकिल निकाला, मैं भागा। मैंने कहा क्योंकि मुझे एहसास था कि अगर मुझे गर्मी लग रही तो अल्लाह ने मुझे बच्चे दिए हुए, इसीलिए जैसे मैंने दुनिया का, मेरे माँ बाप ने हमारी सेवा की, हमें खिलाया, जन्म जी सारा कुछ करके हमारी ड्यूटी में अल्लाह ने लगाया हुआ था। मैं भी ऐसे ही अपने बच्चों के ड्यूटी में, तो घर में भी अपने भागता था, हर तरफ रोज़ी की ज़्यादा होती थी, क्योंकि हर तरफ जो है ना रोज़ी, मकान मालिक को किराया दो, बच्चों को दो, तो मेरी बेटी जो है ना अभी तक बिल्कुल ये सब आपकी जिम्मेदारियां हैं और ये जिम्मेदारी इसके जी मैं जिम्मेदारी करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ जी, आप बाकी तमाम बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं मुस्तकबिल में अकबर अली? मेरी बीवी जब बेड पे पड़ी हुई थी ना तो मुझे ऐसे कहती बोलती मेरे पास आओ। मैं गया तो मुझे चेहरे पे हाथ लगा के ना कहती कि आपकी जो आंखें हैं ना ये
मेरे हैदर पे जाती हैं, तो आप जो है ना बहुत अच्छे हो। तो मुझे सवाल का बहुत सॉरी, उसने मुझे जो है ना कहा कि आप जो है ना बहुत अच्छे हो, आप मेरे बच्चों को तालीम करवानी है आपने। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह जो मैंने हासिल नहीं किया मैं वो कराऊंगा। मैंने अभी से लेके अभी भी उनके साथ यही कहता हूँ। अभी मेरा एक बेटा माशाल्लाह 10 क्लास में और एक मेरा बेटा 8 क्लास में। बेटी को मैं पढ़ा नहीं पाया, छोटी बेटी मेरी 3री क्लास में, वो उसके साथ भी रोज़ाना आता जाता। मैं बेटा आपको बड़ा अफसर बनाऊंगा, तू लायक बेटी है, तू अच्छा पढ़ती है। वो बेटे हैं उनको मैं भेजता हूँ, क्योंकि मैं तो बाजी वो कहते हैं ना कि माँ की ममता बाप का साया, मेरी बच्चों की ममता नहीं है। मैं रात दिन बच्चों के साथ झगड़ता रहता हूँ कि बेटा आज की रात की बात है, आज रात की रमज़ान की बात है। मैंने कहा बेटा आप जो है ना शहरी के लिए सारे हो जाओ। बिल्कुल, आप बच्चों के लिए जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको उसका अजर भी देगा। जितनी मुश्किलात से आप लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इसका जो फल है वो आपके बच्चे जरूर खाएंगे इंशाल्लाह। मेरे बच्चे, मेरी बीवी ने कहा था अब मेरे बच्चे पढ़ जाएं तो मैं जिंदा हो जाऊंगी। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है आपके लिए रिस्क में आसानी फरमाए और आपके बच्चों की तालीम के भी मामलात अच्छे हों। बहुत शुक्रिया अकबर अली साहब हमारे साथ मौजूद सरगोदा से आए थे हमारे लाहौर स्टूडियोज़ में, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का जो हमारा रोज़ का सेगमेंट रमज़ान मुबारक की जो रौनकें हैं ये हम याद करेंगे, सेगमेंट मेरा ख्याल है, पर कोशिश करेंगे कि कभी ना कभी हम ज़रूर हफ्ते में आपके साथ ये सेगमेंट ज़रूर रखा करें। लेकिन रमज़ान में इसका रोज़ सेगमेंट का मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करती हूँ शाहजेब और मैं बहुत। जब हम प्रोग्राम से हम निकलते हैं ना तो हम नात पढ़ते हुए ही निकलते हैं। जो नात सना खाने पढ़ी होती है ना, हम उसी की धुन में कोशिश करते हैं वही नात पढ़ते हुए, अशार को पढ़ते हुए निकलते हैं। ये बड़ी मैं समझती हूँ सादत की बात है कि अल्लाह पाक हमें नसीब करता है। तो उसी तरीके से आज फिर जो है ये मज़ीद रौनकें और ये बरकतें समेटने के लिए आज की जो महफिल है हमारी, आज हमारी सना खां जो मौजूद हैं उनका नाम है ज़ैनब आदिल्ला खानी, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसा लग रहा है आपको हमारे प्रोग्राम में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। सुना है कि काफी लोग इस सेगमेंट को पसंद कर रहे हैं, हमारे ये जो सना खां आते हैं हमारे प्रोग्राम में और वो देखते भी हैं, कहते बड़ा अच्छा लगता है कि प्रोग्राम का जो एंड होता है वो नात खानी से होता है। जी, तो ज़ैनब आप हमें सबसे पहले बताइए क्या सुना रही हैं? बिस्मिल्लाह। मैं आपको नात सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाह जी। बहारे जा फजा तुम हो, नसीमे गुलसिता तुम हो, बहारे बाग़े रिज़वा तुम से है, ज़ेबे खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो, कुजा हम खाके उफ्तादा, कुजा तुम मैं शहीबाला, कुजा हम खाके उफ्तादा, कुजा तुम मैं शहीबाला,
घर में से ले ज़मी हम हैं तुम से ले आसमां तुम हो बहारे बाग रिज़वा तुम से है ज़ेबे जना तुम हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कब से सना खानी कर रही हैं? मुझे 10 इयर्स हो गए। 10 इयर्स माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और तो आप बाकायदा तौर पर किसी से सीख भी रही हैं, तरबियत भी हासिल नहीं, कर रही हैं? मैंने कभी भी नहीं सीखा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और कौन है जिसकी आप बहुत बड़ी फैन है? कौन से नात? मैं अलहाज खुर्शीद अहमद साहब। अरे खुर्शीद भाई की फैन है। भाई की नात से जाते हैं प्रोग्राम के खिताब पे। उनका फिर बहुत मशहूर कलाम। बिस्मिल्लाह जी बिल्कुल। कोई सलीका वाह 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 है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए किसी को हालात क्यों बताए किसी